हाँ चलिए बाबू, आज हम अर्थशास्त्र को चालू करते हैं। बाबू ध्यान से समझिए, इकोनॉमिक्स एक छोटा सा होता है टॉपिक, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आते। बीपीएससी में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, बट वो सर्वे का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग बीपीएससी के वक्त में सर्वे वाला चीज को हम लोग समझ जाएंगे, उसको हम एज ए करंट अफेयर के पार्ट में आपको इकोनॉमिकल सर्वे आपको पढ़ा देंगे। आप अगर बीपीएससी का इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, निम्न में से किस क्षेत्र ने सर्वाधिक विकास दर प्राप्त किया। कोयला उद्योग, विनिर्माण उद्योग, ये वो, ये क्या है, सर्वे है, ना कि कोई कंसेप्ट है आपका। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे वहां पर इकोनॉमिक्स के, जब करंट अफेयर के सेक्शन में देखेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखते हैं। इकोनॉमिक्स के बाप कहे जाते हैं एडम स्मिथ को, जबकि भारत में इकोनॉमिक्स के बाबूजी विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। जबकि अगर कह देगा कि ऐसे अर्थशास्त्र के जगह एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। इसमें आपको बड़ी अर्थव्यवस्था के पढ़ना है, छोटी अर्थव्यवस्थाओं को नहीं पढ़ना है। छोटी अर्थव्यवस्थाओं में माइक्रो इकोनॉमी आती है, जो एसएससी, एलडीसी और सीजीएल का सिलेबस में होता है। अब आप इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन में नहीं है जिसमें आपको सब पढ़ाया, आप दरोगा और बीपीएससी वाले हैं, तो इसमें वही पूछता है आपको, मैक्रो इकोनॉमी पूछता है। क्या पूछता है? मैक्रो इकोनॉमी। कौन सा? मैक्रो। आपको माइक्रो नहीं पूछता है। माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल चीजें ज्यादा होती है। माइक्रो में क्या होता है? इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलर कंपनीज का ज्यादा होता है, मार्केट शेयर क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। आप देखते हो किसी कंपनी के आगे लिखा होगा लिमिटेड, किसी के आगे लिखता है प्राइवेट लिमिटेड, लिखता है पीवीटी एलटीडी लिमिटेड लिखता है, कोई कुछ भी नहीं लिखता। हम कुछ भी नहीं लिखते, केवल खान जी एस रिसर्च सेंटर, कौन सी लिखते हैं? नहीं, तो सबका अलग अलग होता है। तो ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ये भी एक कंपनी होती है यहाँ पर। तो जितने कंपनी क्या लिखते हैं, पीवीटी एलटीडी या प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक फायदा होता है तो एक लॉस भी होता है। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए हमने कोई कंपनी खोला और हमने उसको प्रोप्राइटरशिप बना दिया, प्रोप्राइटर बना दिया। क्या बना दिया? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल मालिक, और इसमें कहीं लिमिटेड नहीं लगा है, यानी हमारे ऊपर सरकार बिना लिमिटेड कूच सकती है, हमको उठा के जेल डाल देगी, छापा मार देगी, कुछ कर देगी, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में सरकार की क्या है? लिमिट है, औकात से बाहर मत कूदो सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिमिटेड में यहां पर दो लोग होते हैं, एक कंपनी के मालिक होते हैं और एक कंपनी के संचालक होते हैं। क्या होते हैं? संचालक होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? शेयर होल्डर। और कर्मचारी जो होते हैं काम करते हैं। सीईओ मेन काम करेगा, सीटीओ टेक्निकल संभालेगा, सीएफओ बैलेंस शीट संभालेगा। तो इसमें सारी चीजें अलग अलग होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कभी भी कंपनी कोई गलत काम करेगी तो ये लोग पकड़ाएंगे, मालिक को कुछ नहीं होगा। और यहां मालिक भी वही है, संचालक भी वही है, ए टू जेड वही है। ये सब चीजों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में देखते हैं, जो आपके सिलेबस के कहाँ है, बाहर का चीज। जब आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे तब उसको पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड मेंबर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, इक्विटी क्या है, शेयर क्या है, डिविडेंड क्या है। ये सब चीजों को आपको इस सब में, इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? मैक्रो। इसमें बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करना है। देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, जीडीपी क्या होती है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है। किसी कंपनी की पंचवर्षीय योजना सुने हैं? हाँ? नहीं। तो इसमें हम लोग को मेनली किसके बारे में पढ़ना है? देश के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, इकोनॉमी के बाप ज्योति कुमारी, आज जरूरी था क्या सर क्लास लेना? बहुत जरूरी था। बात समझिए, त्योहार के दिन भगवान लोग नीचे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो जिस काम में रहता है उस काम में आशीर्वाद दे देते हैं। आज के दिन बढ़ के बतियाइएगा कैसी तैसी हो तो उसी काम में आशीर्वाद दे देंगे। पटाखा फोड़िएगा तो आपको भड़काने में आशीर्वाद दे देंगे। इस समय 12 बजे का समय देखते हैं, 12 बजे का समय बढ़िया समय है, एकदम पूजा पाठ का समय।
तो अभी भगवान लोग ऊपर से आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को क्या दे देंगे? आशीर्वाद। इसीलिए सब खिड़की खुला है, सब भगवान सब आ जाएगा, छप्पर फाड़ के चलाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए। लड़की सबका कोई उपाय नहीं है, वो सब हम तो इनको कार्डेटा में ही नहीं रखते, हम इनको रखते ऑर्थोपोडा में जाके। हमको तो इसी से ऐतराज है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक इसमें क्या दिया? उत्पादन के कारक। मेरी ओर ध्यान से समझिए, लड़का लड़की सब लोग समझिए, आप लोग ऑर्थोपोडा ध्यान से समझिए। देखिए उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज की प्रोडक्टिबिलिटी। उत्पादन कई तरह से हो सकता है। मतलब आप मान के चलिए कि कोई सैलून वाला है, वो उत्पादन कर रहा है, वो भी उत्पादन कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपको। आपके बाल बड़े हो गए थे, सेवा करके सर्विस करके खूब अच्छा बना दिया कि नहीं बना दिया? लड़की सब का भी बाल कटाता है, वो सब भी कटवाती है, सब लड़का भी अरे नहीं कटवाती, सब बरगद की तरह इससे हो जाता है। मतलब वो सब का तो और झमेला वाला होता है यहाँ पर। हाँ, क्लास के सामने ब्यूटी पार्लर है। चलिए ध्यान से समझिए, आज के दिन पढ़ाई करिए लोग ध्यान से मन लगा के। वो भी हमारे क्लास में क्या उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ सर्विस हो रहा है। यहाँ घोड़ा घोड़ी गधा बकलोल सबका सर्विसिंग करके पीठ ठोक ठाक के एकदम सीधा करके जॉब में भेजा जाता है। तो हम भी एक तरह का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन दो तरह से हो सकता है, या तो वो दिखेगा या तो ससुरा फील होगा, या तो दिखेगा या तो फील होगा। जो दिखेगा उसे कहते हैं दृश्य मद। क्या कहेंगे? दृश्य मद मतलब समान। जो नहीं दिखेगा अदृश्य मद। क्या हो गया? अदृश्य। आप किस में बैठे? अदृश्य मद। दिखता है? नहीं दिखता है। हाँ, अब ईंटा का चिमनी रहेगा तो दृश्य मद, पकौड़ी छानेगा दृश्य मद। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा पैसा जानते हैं किसमें कमाया जाता है? अदृश्य मद में। किसमें? अदृश्य मद में। क्योंकि ससुरा इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, और एक अकेला आदमी बहुते कमा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सिंपल सा बताइए, अगर हमको अगर पकौड़ी छानना रहे तो कितना छान देंगे? अरे कितना मेहनत लगेगा। ऐसे देख रहे हैं, जितना पढ़ाना है पढ़ा सकते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत? तो किसी भी चीज का आप उत्पादन कर सकते हैं, या तो दृश्य मद का करिए या तो अदृश्य मद का करिए। जैसे ताजमहल देखिए, ताजमहल को जो देखने आते हैं उससे इनकम होता है, वो दृश्य है या अदृश्य? अदृश्य। पता ही नहीं चलता उससे। ताजमहल आएगा, एगो छोटा ताजमहल खरीदेगा, ले जाके गिफ्ट देगा किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये तुमको हम क्या है गिफ्ट लाए हैं तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्टली मतलब उससे जुड़ी रहती है। तो किसी भी चीज का उत्पादन कीजिए, सबसे पहली जरूरत होती है पूंजी की। पूंजी का मतलब होता है पैसा। इसमें दो टर्म्स का प्रयोग होगा, एक इकोनॉमिकल टर्म्स होती है और एक व्यवहारिक टर्म्स होती है। आप पूंजी नहीं जानते होंगे, बट आप मनी जानते होंगे कि हमें क्या चाहिए? पैसा। अंग्रेजी में एसेट। अंग्रेजी में क्या है? एसेट। यही ससुरा टांग लड़ा देता है। क्या कर देगा? एसेट। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए। अब एसेट्स दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये बेंच भी एक तरह का पूंजी है, कोचिंग चलाने के लिए बेंच पूंजी है कि नहीं? तो ये फिजिकल एसेट है। कैसा है? फिजिकल एसेट। क्या है? एसेट चाहिए। पंखा वगैरह भी क्या है? एसेट है। तो हर तरह से क्या चाहिए आपको? पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए। भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? भूमि चाहिए। एकदम हर हाल में क्या चाहिए? भूमि चाहिए, वरना कहाँ उत्पादन करिएगा? कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए। श्रमिक चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रमिक मतलब लेबर होना चाहिए। श्रमिक नहीं रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमें कोई होटल खोलना है, उसमें हम समोसा छानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या खैनी का समोसा, पनीर समोसा, आलू समोसा, दुनिया भर का खैनी समोसा, जितना पियक्कड़ आएगा सब खाएगा। चटनी की जगह दारू। बिहार में बहुत चलेगा। तो ध्यान दीजिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। उस पूंजी के बाद हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए। दुकान वगैरह लेंगे, या तो हम खरीदेंगे या तो हम भाड़े पे लेंगे। दोनों में से कोई एक तरीका हो सकता है। अमूमन लोग भाड़े पे ही लेते हैं। श्रमिक चाहिए, जो एक सामान ले आने वाला, लोगों को सर्व करने वाला, पकौड़ी छानने वाला, ये चाहिए कि नहीं? श्रमिक चाहिए।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। जैसे हम भी देखिए, हमारा ही कोचिंग है, पूंजी लगा है कि नहीं लगा है? बहुत पूंजी लगा है ससुरा इस कोचिंग में, बहुत ज्यादा। यहाँ पर भूमि लगा है, 5-5 गो हॉल है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, लड़की सबके बैठने के लिए वेटिंग रूम है। यहाँ पर पहले उसमें गाय रहती थी। पहले देखो बाबू, बात समझ, लड़की सब अपने वेटिंग रूम में बैठी है कि नहीं? अभी लगता है गाय रहती थी? वैसा घर नहीं होगा, वैसे लड़की उसमें क्या लाख रुपया लगा है उसमें हम ही जानते हैं, वैसा घर नहीं होगा। वही हम आप लोग को भी कहते हैं, अभी बेरोजगारी जिंदगी बहुत खराब होती है, और जब आपका जॉब हो जाएगा ना तो वैसे ही एकदम लाइफ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे उस रूम में पहले गाय रहती थी, अभी उस रूम में एकदम सजा के एसी उसी सब बढ़िया फिट। एसी अभी लगा नहीं है, ठंडी का दिन है इस वजह से, लेकिन गर्मी के दिन में एसी लगेगा, चलेगा नहीं, हम पहले बता देते हैं। तो भूमि की जरूरत है कि नहीं है? लाइव वाले लड़कों को तो पता नहीं, बट पटना वालों को, लड़कों के लिए कोई सुविधा नहीं, खड़ा रहता है जहां मन, यो नहीं पता है कि उसको खड़ा कहाँ रहना है, अपने से जगह देख लेता है। लेकिन लड़की के लिए खूब बढ़िया वीआईपी सोफा वोफा सब लगा रहता है बैठने के लिए। भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पहले ऑफिस में हम ना लड़की सब के लिए फूल लगाए थे इस टाइप का, नोच के सब घर ले गई सब, और वो फूल गायब नहीं हुआ है, नोच के उसको टकला कर दी सब। यहाँ पर ओरिजिनल पहले लगाए थे तो कोनो खूब अच्छा खिलता था, तूर ले गई ये बकलोल कहीं की सब, तो इसलिए नकली लगाना पड़ा। तो नकलियों को नोच देती थी सर, बैठेगी या बतियाएगी, नोचते रहेंगे। हाँ खाना अच्छा था, ले नोच दियो करा को। हाँ, आगे बढ़े, चलो ध्यान देते हैं। चौथा नंबर पे आता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। कौन आता है? उद्यमी। ये क्या होता है? उद्यमी। ये 4 लोगों की जरूरत है इस कोचिंग में। अगर ध्यान देंगे तो श्रमिक बहुत ज्यादा है, ऑपरेटर है, ऑफिस है, इंक्वायरी है, टाइपराइटर है, पीडीएफ है, टेक्निकल टीम है, ग्राफिक्स बनाने वाला है, दुनिया भर का इसमें क्या है, श्रमिक है। उन श्रमिकों में से एक हम भी श्रमिक हैं। अब मुख्य श्रमिक यहाँ कौन है? हम, क्योंकि सारे श्रमिक आएंगे, जिस दिन हम नहीं आएंगे उस दिन सब श्रमिक बैठल रह जाएगा सब। तो हम भी क्या है? श्रमिक। श्रमिक के साथ साथ हम क्या है? उद्यमी भी हैं, क्योंकि सारा पैसा किसका है? मेरा ही है। तो हम श्रमिक के साथ साथ क्या है? उद्यमी भी। तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत है? ये चारों याद रखिएगा, ऑप्शन में आपके 4 ही रहता है, ठीक है। इसमें एक कोई गायब करके दूसरा लगा देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा उत्पादन के कारक नहीं है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सबसे पहले क्या चाहिए? उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद उद्यमी। समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी एक से एक टाटा कंपनी बना रखा है। टाटा ने अभी एयर इंडिया को खरीद लिया, पूंजी दिया कि नहीं दिया? कितना में खरीदा है? 20,000 करोड़ लगभग, हाँ 18,000 करोड़, 20 नहीं 18,000 करोड़। प्रतिदिन उसको घाटा लगा। कितने में खरीदा? 18,000 करोड़। कितने में खरीदा? 18,000। उसको भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एयरपोर्ट पे जहाज को खड़ा करने के लिए प्रतिदिन हैंगर चार्ज देना पड़ता है, हैंगर चार्ज एयरपोर्ट को। और अगर आप हैंगर चार्ज नहीं दीजिएगा ना तो एयरपोर्ट से आपको जहाज को बाहर फेंक देगा, ले जाओ गोदाम में। यहाँ पर मजबूरी में देना पड़ता है क्या चीज? हैंगर चार्ज। तो भूमि का भी देना पड़ता है। पायलट, एयर होस्टेस, फ्यूल, ग्राउंड फोर्स, दुनिया भर का रखना पड़ेगा कि नहीं? सब रखना पड़ेगा। अब मालिक कौन हो जाएगा? टाटा। टाटा को जहाज उड़ाने आता है? नहीं, लेकिन जेआरडी टाटा को आता था। पहले जो थे जेआरडी टाटा को। समझ में आ गया कि नहीं? पहला लाइसेंस उसी के पास था। भारत में एयरलाइन उन्होंने चालू किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? जियो कंपनी देखिए, पूंजी लगाया जियो, भूमि खरीद के टावर लगाया, ऑफिस बनाया दुनिया भर का, कस्टमर केयर को बैठाया वहां पे। मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूं, बोल रही हूं। और उद्यमी कौन है? अंबानी। तो उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इन चारों में से किसी एक को हटाइए, उत्पादन बंद हो जाएगा, कंफर्म बंद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। यही काम आता है 2 चीजें। एक होता है प्रोपराइटर, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्रोपराइटर में सिंगल मालिक होता है, इसमें एक ही आदमी क्या होता है? मालिक होता है। तो कंपनी में जितना पैसा वो किसका? इसी का होता है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
कंपनी आदमी एक्चुअली लिखता नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है, एक मालिक नहीं होता है, उसमें मालिक क्या होते हैं, कई ज्यादा होते हैं। तो उसमें शेयर बांटना पड़ता है कि हम 90% के मालिक, ये 20% के मालिक, ये 10% के मालिक। तो इसमें ये होता है कि अगर मान के चलिए प्रोपराइटर कंपनी है और मालिक मर गया तो कंपनी गई। जैसे किराने की दुकान है, किसी का मर गया तो कंपनी गई। रतन टाटा, बाल बच्चे हैं नहीं है, इनकी भी उम्र अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम भगवान करें अमर हो जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है नहीं, लेकिन इनकी भी उम्र है। कल को दिन रतन टाटा नहीं रहेंगे तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? लेकिन प्रोपराइटर रहता तो बंद हो जाता। बंद नहीं होता फिर भी, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब बनाया जाता है जब कंपनी बहुत बड़ी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मालिक से कोई खास बहस नहीं होता है। मालिक चेंज भी हो सकते हैं, उनके पास क्या हो सकता है, शेयर हो सकते हैं। तो उद्यमी का रहना जरूरी है। समझ में आ गया? उत्पादन के कितने कारक? चारों याद रहेंगे? लाइव वाले बोलते रहेंगे लोग। एक नंबर पूंजी, भूमि, भूमि, उद्यमी। आगे बढ़। किसी भी चीज में आप खेती करते हैं तो उसमें पूंजी चाहिए। बीज बोने के लिए, खाद डालने के लिए, पानी डालने के लिए, कटिया करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी के अलावा भूमि चाहिए कि गमला में गेहूं बोएंगे, वो भी जो भूमि लेगा तो भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रमिक चाहिए और उद्यमी चाहिए। अमूमन जिसका खेत होता है वही उद्यमी हो जाता है और वही क्या हो जाता है? श्रमिक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या हो जाता है? प्रोपराइटर हो जाता है। पब्लिक लिमिटेड बना के क्या खेती कीजिएगा? दुनिया में जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। कोई भी कंपनी को किस दिन कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितने कर्मचारी हैं, क्या है, ये छुपा ही नहीं सकता है। आप जाके एमसीए के साइट पे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कंपनी का मालिक कौन है, क्या नहीं है। हमारा नाम जब खोज रहा था सब ना, तो एमसीए के साइट पे जाके खोज रहा था सर, खान सर का असली नाम क्या है, क्योंकि एमसीए साइट पे मिल जाता मेरा असली नाम क्या है। ओकरा पते नहीं कि हम प्राइवेट लिमिटेड बनीबे नहीं किए वहां मिलिए नहीं रहा, खान जी रिसर्च सेंटर मिल रहा था, लोग सोच रहा खोज वहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। चलिए, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में समझ में आ गया आप लोग को, प्रोपराइटर समझ में आ गया। सिंगल मालिक क्या कहलाता है और कई मालिक रहेंगे तो? उत्पादन के कितने कारक? पहला बोलिए। बहुत फायदा होता है प्राइवेट लिमिटेड का। बाहर की कंपनी कभी भी प्रोपराइटर में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप अकेला मालिक। अब प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे ना तो लोग आपके पार्टनर बनेंगे, भागीदारी बनेंगे, और आपको क्या करेंगे? आपको मान के चलिए आपको आइडिया है बिजनेस का, लेकिन पैसे नहीं है, तो आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया तो किसी दूसरे से भी कहिएगा तुम हमको 10 करोड़ दो ना, हम तुमको 2% 5% शेयर दे देंगे, तो देखेगा कि आपके 2% शेयर की वैल्यू ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलिए गूगल कहता है कि हमको अभी पैसे की जरूरत है, कोई हमको पैसा दे और हमारा 2% का शेयर ले ले। समझ रहे हैं गूगल के पास कितना पैसा है? बहुत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें काम आती हैं उसमें। आगे बढ़ जाए। सर आप दो तो दिख रहे हैं, नींद में है तुम, हम 2 को दिख रहे हैं उसको। आगे बढ़ जाते हैं। पूंजी के उत्पादन के साधन समझ में आ गया कितने होते हैं? अब इसके बाद अर्थव्यवस्था पूछता है। अर्थव्यवस्था में ध्यान से समझिए। अर्थव्यवस्था किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी होती है, एक बड़े से आबादी को हैंडल करने के लिए। तो किसी के पास 3 तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है पूंजीवादी। पूंजीवादी ये कुछ हद तक सही भी होती है। पूंजीवादी इसमें हर एक चीज क्या होती है? प्राइवेट होती है। उत्पादन के सभी 4 कारकों पर, सुनिए ध्यान से, उत्पादन के सभी 4 कारकों पर यदि किसी प्राइवेट यानी निजी व्यक्ति का हाथ हो, उत्पादन के सभी 4 कारकों पर यदि किसका हाथ हो? निजी व्यक्ति का हाथ हो, तो इस कंडीशन में वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? प्राइवेट। उत्पादन के कितने कारक? 4, यानी पूंजी भी किसका? प्राइवेट का, जमीन भी प्राइवेट, कर्मचारी भी प्राइवेट, मालिक भी प्राइवेट, तो क्या कहलाएगी? पूंजीवादियत। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। अमेरिका पूंजीवादी। समझ गए? वहां सारी चीजें क्या चलती हैं? प्राइवेट। गूगल किसका है? प्राइवेट।
गूगल जिस जमीन पे कर रहा है खुद ही खरीदा हुआ है, कर्मचारी भी प्राइवेट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर चीज क्या होता है? प्राइवेट। उसके बाद होता है समाजवादी। क्या होता है? समाजवादी। समाजवादी में हर एक उत्पादन के सभी 4 कारकों पर किसका हाथ होता है? सरकार का। जैसे रेलवे, रेलवे में पूंजी किसकी? सरकार की। जमीन किसका? कर्मचारी किसके? उद्यमी यानी मालिक कौन? सरकार। समझ में गया? आगे बढ़ जाए। ये तुम लोग क्या क्या बोल रही है ज्योति कुमारी? आज क्यों पढ़ा रहे हैं सर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। समाज में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? समाज, हाँ, हम लोग आते हैं मिश्रित में। हम लोग किस में आते हैं? मिश्रित में, मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसे कैपिटलिज्म कहते हैं, इसे सोशलिस्ट कहते हैं, इसे मिक्स्ड कहते हैं। इसमें प्राइवेट आदमी क्या भी होता है? सरकारी भी होता है। प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं। समझा गया कि नहीं? मिश्रित। जैसे ध्यान से, एयर इंडिया पहले, अब तो एयर इंडिया की एग्जांपल कौन थी? सरकार के पास कोनो जहाज ही नहीं बचा, सरकार के पास जहाज खत्म हो गया, इसका एग्जांपल नहीं दे सकते। बस देखिए, सरकारी भी बस चलती है। सरकारी बस के उत्पादन में कितने कारक? 4। बस में पूंजी किसका? बस जहां खड़ी होगी जमीन किसका? सरकार, यानी वो सरकारी बस स्टैंड रहता है वहां पर, सरकार का। श्रमिक उस पे सरकारी, पैसे उद्यमी सरकार। प्राइवेट बस भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो भारत में दोनों चीजें होती है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है आराम से। यहाँ पर सरकारी मास्टर है, प्राइवेट मास्टर, दोनों टाइप के मास्टर। ज्यादा सही कौन होता है? दोनों सही होता है, बट प्राइवेट वाला पढ़ाता है, सरकारी पढ़ाना नहीं चाहता है। सही तो दोनों होता है सब, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहता है, जिसके कई रीजन है। एक, उनका मोटिवेशन लेवल का कम होना। दूसरा, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। आप विश्वास कीजिएगा, सरकारी मास्टर कितने अच्छे होते हैं। आईआईटी कॉलेज में जितने मास्टर हैं सब कैसे हैं? सरकारी। एम्स में जितने डॉक्टर हैं सरकारी। इसरो में जितने कर्मचारी हैं सरकारी। डीआरडीओ में जितने हैं सरकारी हैं। तो कैसे कह सकते हैं सरकारी खराब? वो पढ़ाना चाहते हैं। सरकार आईआईटी पे पैसे भी खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नीचे धंसती रहती है। तो एक मोटिवेशन, एक इथिक्स की भी कमी हो जाती है यहाँ पर। तो हम लोग दोनों में आते हैं, समझ में आ गया? अब एक होती है द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था हम लोग इसी में आते हैं, मिश्रित। लेकिन एक द्वैध अर्थव्यवस्था होती है, द्वैध अर्थव्यवस्था, डुअल इकोनॉमी, द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थ, भारत किस में आएगा? द्वैध अर्थ। मतलब इसमें होता है पुरानी विधि को भी अपनाई जाती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जाता है। तो भारत में आपको हर चीज में दोनों देखने को मिलेगा। खेती में पंजाब में चले जाइएगा मॉडर्न, बिहार में चल जाइएगा वही चौपट पुरानी विधि और कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो जब कभी भी दोनों एक साथ देखने को मिले तो उसे क्या कहते हैं? द्वैध। क्या कहेंगे? द्वैध। नई व्यवस्था भी और पुरानी व्यवस्था दोनों एक साथ देखने को मिल गई, द्वैध अर्थ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? हर जगह देखने को, हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। आप देखिए, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जिसमें आराम से आप जाके भूतहा फिल्म का शूटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो पुरानी परंपरा से चल रहा है। और यही भारत है जिसमें आईआईटी जैसे संस्था भी है, जहां से एक इंजीनियर बन के निकले हैं, एम्स से एक। तो दोनों हमारे यहाँ है। तो हम लोग किस में आते हैं? द्वैध। लेकिन एक होता है समानांतर अर्थव्यवस्था। समांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था। समझ आ गया? कौन सी अर्थव्यवस्था? काला धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काला धन को कहा जाता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान के चलिए कि बाजार में बहुत ज्यादा क्या बढ़ चुकी है? महंगाई। बाजार में महंगाई क्या हो चुकी है? बढ़। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास अब पैसे ज्यादा हैं। महंगाई का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसे क्या है? ज्यादा है। इसलिए सरकार इन पैसों को कम करना चाहिए। तो क्या करेगी सरकार? लोन का परसेंटेज रेट बढ़ा देगी। कहेगी कि कार पर जो, देखिए अभी क्या होता है, लोगों के पास, किसी के पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अब उसको कार खरीदनी है, तो 10 लाख रुपया में कार खरीद सकता है, लेकिन खरीदेगा नहीं।
वो 10 लाख में 2 लाख रुपया खुदे देगा और 8 लाख कहेगा कि बैंक से दे दो, और बैंक उसको 8 लाख रुपया देगी 10% के ब्याज पर, 12% के ब्याज पर। बहुत नॉमिनल ब्याज होता है 10-12%। वो भी साल भर बाद, मान के चलिए 1 लाख रुपया बैंक देगी तो 1 साल बाद आएगी तो 1 लाख रुपया और 10,000 रुपया आपसे ब्याज लेगी, तो नॉमिनल ब्याज हो जाता है। जबकि गांव में लीजिएगा तो 5% महीना मानता है सर, तो 12-5 60% पर। गांव में ब्याज कितना मिलता है? 60% सालाना, महीना 5% तो सालाना 60%। तो सरकार कहती है कि लोगों को क्या मत दो, ब्याज मत दो लोगों को। बैंक, अब मान के चलिए बैंक कहना बंद कर दे कि हम पैसे नहीं देंगे कार खरीदने के लिए, लोग कार खरीदेंगे? कार की बिक्री में आधा से ज्यादा का गिरावट आ जाएगा। आज जिसको देखो धाए से गाड़ी खरीद लेता है, सोचो 5 लाख रुपया धाए दे निकाल दिया स्कॉर्पियो, और बैंक नहीं रहेगा तो लिए 13-14 लाख। तो लोग कहते हैं कि 13-14 लाख कौन फंसाएगा? समझ आएगी नहीं? क्या सब पोल खोल दीजिए सर आप। अरे बकलोल है सब, ब्लॉक करो जी 2-4 को कौन सिन्हा है करके एगो। हाँ हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन बोलो ना, तुम समझाओ नहीं सीधा, तुमको किस चीज पे डाउट है? मेजॉरिटी अगर प्राइवेट हो गया तो पूंजीवादी कहेंगे। अमेरिका में मेजॉरिटी चीजें प्राइवेट है, ऐसा नहीं कि हर चीज प्राइवेट है। नासा उसका सरकारी है, ठीक है? तो मेजॉरिटी की बात होती है। मेजॉरिटी अगर प्राइवेट है तो पूंजीवादी, मेजॉरिटी सरकारी है। बाबू आप कॉन्सेप्ट से बहुत दूर हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। इनका कहना है कि हम बस और सब खरीद लिए प्राइवेट है, लेकिन सड़कियां तो सरकारी है। उस हिसाब से तो पूरी दुनिया में पूंजीवादी कहीं नहीं हो सकता है, सब तो सरकारी ही रहेगा। इस सब से मतलब नहीं होता। मेनली ध्यान दीजिएगा पूंजी किसका लगा है, मेन ध्यान किस पे देना है? पूंजी पे। अगर पूंजी प्राइवेट है तो क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। अब पूंजी सरकारी है तो समाजवादी। और मेजॉरिटी ध्यान देना है, अमेरिका में मेजॉरिटी की चीजें क्या है? हाँ आगे बढ़े। पूंजीवादी और इस समय समझ, डीआरडीओ सरकारी चीज होती है बाबू, प्राइवेट नहीं होती। समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? काला धन। सरकार को यदि महंगाई को क्या करना है? कंट्रोल करना है, तो सरकार बैंकों पे नकेल कस देती है कि लोगों को तुम लोन मत दो। लोन नहीं दोगे ना, इस ससुरा का खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा, और जब खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा तो फूंक फूंक के कदम रखेगा। तुम ससुरा ओकरे पास 10 लाख रुपया था, 10 लाख में गाड़ी खरीदता ना, तो गाड़ी जब घर ले आता 10 लाख का 10 लाख लगा के, तो चेहरे पे खुशी नहीं टेंशन होता। 10 लाख रुपया था, गाड़ी खरीद लिए, कोनो इमरजेंसी आएगा तब, बेटा बेटी को पढ़ाना है, पत्नी बीमारी रहती है, क्या होगा, उसके चेहरे पे टेंशन रहेगा। लेकिन इस ससुरा बैंक वाला ओकरा 10 लाख में गाड़ी खरीदना है ना, तो कहा 2 लाख आप दीजिए ना, 8 लाख हम दे देंगे। तो अगर गाड़ी का गाड़ी आ गया, अब बच गया कितना रुपया? 8 लाख। आवते पूजा पाठ कराएगा, बढ़िया से टीकेगा, मिठाई मिठाई ले आया सोचा। अब वो जब गाड़ी खरीदने जाएगा, और गाड़ी खरीदने के बाद जब मिठाई खरीदेगा तो रेट नहीं पूछेगा कैसे किलो, मिठाई पैक के लिए 5 किलो, ताव देखेगा बारे भाई 1 नंबर। 150 वाला मिठाई को कहेगा 250 में बेचे हैं, आपको 200 में दे देंगे। तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पैसा। बैंक पैसा को सप्लाई कर देती है, ये करिए बैंक दुश्मन है, ये बोली है, मारो उसको। अब मेन चीज पे जाइए बबनी, पैसा। बैंक दुश्मन नहीं है, बैंक का पैसा खत्म कर दीजिए। तब मेन क्या है? पैसा। जहां पैसा आया इंसान के अंदर अकड़ आ जाता है। सिंपली बात बताते हैं, करप्शन भी यही समझ। एक नॉर्मल आदमी को है मोटरसाइकिल पे क्या किया, हेलमेट की वजह से पुलिस ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। वो बेचारा मैनेज करेगा, सर छोड़ दीजिए, ये है वो है दुनिया। किसी करोड़पति को पकड़ लिया तो अरे तू हमारा गाड़ी पकड़ा रहे, जितना सैलरी होता का कितना पैसा लेगा, दे 2 करोड़ 3 करोड़ काट। उसको भी पता है कि सोचा 3 करोड़ पेनाल्टी कहां से काट लेगा। तो पैसा बहुत खचरा चीज होता है। तो काला धन उस धन को कहते हैं जिसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं रहता। तो बताइए समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? काला धन। काला धन अगर आ गया तो आपकी अर्थव्यवस्था को क्या कर देगा? चौपट कर देगा। आप बताइए महंगाई को कंट्रोल करना है
तो पैसे के फ्लो को बढ़ा देंगे कि रोक देंगे? जैसे रोक देंगे तो लोग महंगाई को क्या कर लेंगे? खुद ही कंट्रोल कर देंगे। तो सरकार क्या करती है? रोक देती है। बैंकों को कहती है लोन मत देना। बैंकों को क्या कह देती है? लोन मत देना। सब आदमी जिस दिन अपने पैसा से करने लगेगा ना, उस दिन समझ में आएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, दिल्ली मुंबई में बन गई, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखें, सैमसंग कंपनी और जीसीसी गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब मिलके बनाई है सब। आपको पता है इन सब के बनाने में केवल इनका 10% पैसा खर्चा हुआ है, बाकी 90% किसने दिया है? बैंक। अब बैंक नहीं देता तो बुर्ज खलीफा बन गया रहता, नहीं ना बनता। तो बहुत जरूरी होता है कि पैसे को आप क्या करें? कंट्रोल करके रखें। पैसे को खुला छूट नहीं देना है। अब पैसे को कंट्रोल काला धन कैसे होगा? बहुत ध्यान से समझिए। मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और उस पर सरकार को 30% यानी 3 लाख रुपया 30 लाख रुपया क्या देना था? टैक्स। लेकिन आप उस टैक्स को चोरी करने के चक्कर में इधर टैक्स नहीं दिए, इधर उधर फंसा दिए, झूठे बीमार पड़े नहीं है, दिखा दिए कि हम क्या थे? बीमार थे, ये वो करके पैसा खपा लिए। तो आपने क्या रख लिया है? काला धन रख लिया है। अब सरकार चाहती है कि बैंकों को कहेगी कि तुम लोन मत दो, ताकि लोगों के पास पैसे ना जा पाए। तो सरकार ने क्या कर दिया है? लोन को महंगा कर दिया या लोन मना कर दिया। तो जितने अमीर धनाढ़ लोग हैं जो क्या रखे हैं? काला धन, वो कहेंगे हम ही से ले लो ना 2% पे, हमसे क्या ले लो? 2%। तो सरकार ससुरा महंगाई कंट्रोल कर रही है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू में। आई जो काला धन वाले हैं सब पैसा क्या कर देंगे? मार्केट में छोड़ देंगे। आप ही बताइए, आज भी लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो किसके पास? बैंक के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं। ये साहूकार क्या है? सब काला धन लेके वो समानांतर अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इसलिए महंगाई का रेट क्या हो जाता है? भागते जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। द्वैध अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? पुरानी और नई। समानांतर अर्थव्यवस्था, काला धन। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने दोनों में लिखा हुआ है आपका समानांतर अर्थव्यवस्था और काला धन। वैसा धन जिसमें टैक्स नहीं दिया उसे क्या कहेंगे? काला धन। आगे बढ़ जा। अब आगे आते हैं इनकम पर ना। इसका एग्जाम्पल हाँ, समानांतर अर्थव्यवस्था हर देश में। काला धन का कौन देश है? भारत में बहुत ज्यादा क्या है? काला धन। बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या है? काला धन हो जाता है। आगे बढ़े। उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? उसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। ये जीडीपी में बताएंगे। जब किसी अर्थव्यवस्था पे आयात निर्यात को बंद कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। वो जीडीपी में पढ़ेंगे। अब इनकम देखते हैं, आय। इनकम ध्यान से समझिए, इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? आय। किसी सामान को बेचकर या किसी सर्विस को बेचकर, यानी दृश्य और अदृश्य को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आय। उससे जो इनकम पैसे आते हैं उसे क्या कहेंगे? आय। जैसे समोसा वाला आपको दृश्य बेच रहा है या अदृश्य बेच रहा है? और हम आपको अदृश्य। डॉक्टर अदृश्य, डॉक्टर दोनों बेचता है, दृश्य और अदृश्य दोनों बेचता है। जब इंजेक्शन लगाया दृश्य, टेबलेट खिलाया दृश्य, अपना फीस मांगा अदृश्य, अपना फीसवा मांगा अदृश्य। समझेंगे कि नहीं? डॉक्टरवा दोनों और हम लोग केवल अदृश्य। हम लोग केवल क्या लेते हैं? अदृश्य। समझ में आएगी कि नहीं? क्या उसी में इंक्लूड रहता पीडीएफ तो। हाँ, फैन बंद कैसे होगा? आप उसको उधर एक स्टूल दे दो तो उधर बैठ जाए। आप उधर बैठ जाइए, ठंडा लग रहा है आपको। वो हाँ, खाली वहां आके बैठ जाइए। उस सीरीज में फैन होता है ना, एक साथ पूरा लाइन बंद हो जाएगा। चली जाइए उधर, हद है। वहां कुर्सी है ना, वहां बैठ जाइए आप। पंखे बंद करें। ठंडा लग रहा है ना? आगे वाले पे आ जाइए, सबका बंद कर दे। आप कहना क्या चाह रही हैं? आपको पंखा से प्रॉब्लम है या ठंडा लग रहा है? हाँ, पता नहीं क्या कह रही है। रहने दे, ठंडा लग जाएगा, वो उलट जाओगी है। चले ध्यान देगा। तुम लोग बीच में नहीं बोला कर बाबू,
तो थूर देंगे तो आज के दिन खराब हो जाएगा दिवाली। भाई पंखा क्लास में होता है क्या है ना, एक लाइन का एक ही स्विच होता है, बंद करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, वरना इसमें इतना ज्यादा पंखा है इतना बोर्डे लगाना पड़ता है, इसे दाबो। चलिए ध्यान दे, इनकम समझ आ रहा है। इनकम में एक होता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय, मौद्रिक आय किसे कहा जाता है? इसे मॉनेटरियल इनकम कहते हैं। हमारी टोटल सैलरी क्या कहलाती है? टोटल इनकम मौद्रिक आय, टोटल इनकम मौद्रिक आय। लेकिन इसके ये टोटल इनकम किसी काम का नहीं रहता है, इसमें हम लोग आते हैं डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। हमारा जो टोटल इनकम हुआ है, मान के चलिए कोई आदमी 1 लाख रुपया कमाया है तो उसका टोटल इनकम कितना है? 1 लाख। वो टोटल इनकम क्या कहलाता है? मौद्रिक आय। लेकिन उस ससुरा के ऊपर क्या लगा रहेगा? टैक्स। जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, तब तक आपका इनकम काला धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काला धन कहलाएगा। और आपको तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन आपने टैक्स दे दिया उस दिन आपका धन व्हाइट मनी। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति ने बड़ा मेहनत से 1 करोड़ रुपया कमाया, ये 1 करोड़ उसका क्या है? मौद्रिक। लेकिन उस पर लगेगा 30% इनकम टैक्स, तो उसका प्रयोज्य आय कितना होगा? 70 लाख। 70 लाख। 30 लाख रुपया कौन ले गई? सरकार। अगर इस व्यक्ति ने ये 30% टैक्स नहीं दिया तो क्या कहलाएगा? काला धन। सोच रहे हैं लोग चोरी क्यों करते हैं? इतना हुमच के टैक्स लेती है। और यह व्यक्ति जो 30 लाख रुपया टैक्स दिया ना, ये अगर 10 रुपये दवा की कमी से मर जाएगा ना तो सरकार उसको कुत्ता बराबर पूछने नहीं आएगी। इसलिए देश में लोग चोरी करने लगते हैं। एटलीस्ट जो टैक्स देता है उसको सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। बताइए 1 करोड़ रुपया कमाया और टैक्स कितना दिया? 30 लाख। अगर ये 5 रुपया की कमी से मर जाएगा ना तो इसको कोई नहीं पूछेगा। ये हाल हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? टैक्स बाद चोरी करने लगते हैं। टैक्स कैसे चोरी करेगा? कमाया है कितना? दिखाएगा 20 लाख कमाए। कितना कमाया है? 20 लाख। अब लो 30% टैक्स लो, कितना हो जाएगा? 2 लाख। 20% अगर मान के चलिए 1 करोड़ कमाया, अगर ये इसने कह दिया कि नहीं हमने 20 लाख कमाए हैं, तो 20 लाख का क्या होगा? 6%, सॉरी 30% क्या लगेगा? टैक्स। कितना लाख? 6 लाख। पहले टैक्स कितना था? 30 लाख। अभी कितना है? उसको कितना का फायदा? 24 लाख। कितना का? 24 लाख का। और अगर इस 24 लाख को छुपाने के लिए उसको 4 लाख इधर उधर खिलाना भी पड़ गया तो भी उसको क्या दिक्कत है? फायदा है कि नहीं है? अब ये चोरी कैसे होगा? मेन मुद्दा तो यही है। ये ससुरा 1 करोड़ 20 लाख दिखेगा कैसे? इसका एक रास्ता, अरे स्विस बैंक दूसरा चीज है यार, नहीं ले सकती है। स्विस बैंक देगा ही नहीं, चाहे मोदी जी का 56 इंच का सीना हो चाहे 80 इंच का, बस भारतीय में रह जाता है 56 इंच। वहां जाके स्विस बैंक में ये बोल नहीं सकते हैं लोग। किस पे? तोरा पता नहीं चलेगा स्विस बैंक में किसका कितना पैसा है। उतना पता रहता, बकलोल कहीं का डाटा पता रहता तो स्विस बैंक काला धन कहलाता। उसमें कैसे पैसा ले जाया जाता है वो किसी को आज तक नहीं पता चला। खाता होता कुछ नहीं खुलता है वहां। तोरा कौन चीज लग रहा है? चेक से पेमेंट होता है। पहले ध्यान से सुनो लोग ना, पहले ही खदाने लगता है बकलोल कहीं का। ध्यान दीजिए, ये 1 करोड़ रुपए है ना, इसको हम 20 लाख कैसे दिखाएंगे? अगर ये 1 करोड़ हमको कैश फॉर्म में आया है, किस रूप में? कैश। अब एक के बार में तो कोई 1 करोड़ दे नहीं सकता। मान के चलिए डेली 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कैश के रूप में आया है। किसके रूप में आया? कैश। कैश के रूप में किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जैसे कैश में हमने आपको 10,000 रुपया दिया, कोई रिकॉर्ड है? 10 की जगह 10 लाख भी तो दे सकते थे, कोई रिकॉर्ड है? तो इस तरह छोटा छोटा अमाउंट अगर कैश के रूप में आया है तो वो टोटली डिपेंड हो जाता है आदमी की ईमानदारी पे कि बता कितना रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब वो बैल होगा ना कि जोरा के पास 1 करोड़ कैश आएगा, बताएगा कि हमारे पास 1 करोड़ कैश आया है। अरे बैल कहीं का, वो कितना बताएगा? 20 लाख। बाकी का 80 लाख इधर उधर कहीं ना कहीं क्या कर देगा? खपा देगा। किसी रिक्शा वाले को पकड़ेगा,
जिसको देखेगा कोई आता पता नहीं है, उसका अकाउंट खुलवाएगा, अंगूठा अंगूठा सब लगाएगा यहाँ पर, और उसका एटीएम कार्ड अपने पास रखेगा, ओकरे नाम में 5 लाख, नौकर के नाम पे 5 लाख, इधर 5 लाख, ऐसे ऐसे क्या करेगा, खपा देगा यहाँ पर। सरकार को कितना दिखाया, 20 लाख। लेकिन अगर ये 20 लाख रुपया ऑनलाइन आया है तब तो सोचा सब खेल गड़बड़ हो गया। ये बताओ हम लोग के पास पैसा कैसे आता है? हम लोग का सुनिए ध्यान से, टोटल इनकम का काहे कूदने लगता है रे बैल कहीं, हम लोग के टोटल इनकम का 99% हम लोग का किस में जाता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है। आपका पेमेंट भी जो होता है वो कहां चला जाता है, ऑनलाइन। मतलब जैसे आप पेमेंट करते हैं अगले दिन शाम में वो कहां चला जाता है, बैंक में भेज दिया जाता है। 99%। 1% ऐसा होता है जिसको हम लोग ऑनलाइन नहीं दिखा पाते हैं, मजबूरी के वश में बहुत ज्यादा, जैसे रिफंड हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, दुनिया भर का रिन्यूअल हो गया, कई टाइप के होते हैं। 1%। तो हम लोग ऑनलाइन अगर कोई चीज हो गया ना तो चोरी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए सरकार कहती है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा का सामान अगर आपने कैसे खरीद लिया, कैश, गए काम से जेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 लाख से ऊपर का अगर आपको सामान खरीदना है तो कैसे करना पड़ेगा, ऑनलाइन। या तो चेक से दीजिए, या तो अकाउंट ट्रांसफर करिए, या तो गूगल पे करिए, कुछ करिए, क्या करिए, ऑनलाइन। तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं है आराम से टैक्स चोरी कर सकते हैं, जितना मन उतना दबा के कीजिए। इसमें सरकार ने और मौका दे दिया, 2000 का नोट ले आके मास्टर स्ट्रोक और दबा के काला धन रखिए। 2000 का नोट समझ में आ रहा है? इस देश में काला धन को खत्म करना है ना तो मैक्सिमम करेंसी आप 100 रुपया का कीजिए। 100 रुपया से बड़ा नोटे मत रखिए, 100 रुपया से बड़ा नोट मत रखिए। ओकरा 1 लाख रुपया रखले में नानी मर जाएगी ससुरा के, इतना हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? और धीरे धीरे इसको और नीचे लेके जाइए, कितना पे, 50 रुपये। कोई बात नहीं, आप कैश करिए, जमीन लिखाइए 1 करोड़ की, तनी कैश करके 50 और 100 के नोट से बोरा में ले जाना पड़ेगा रजिस्टर, यहाँ पे हमारा धन है। लेकिन आप समझिए, सरकार आपको बहुत मौका देती है, समझ रहे हैं? 2000 का नोट किस लिए है? आप बताइए, कोई मनमोहन सिंह की तरह आप अर्थशास्त्री तो है नहीं, या निर्मला सीतारमण जी की तरह आप कोई बहुत बड़े वित्त मंत्री तो है नहीं, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? आगे बढ़े, आप बताइए, आप 2000 का नोट को क्या अलाउ करते हैं? काहे को कर रहे हैं भाई? तो जब काला धन तभी है जब तक धन कैसा है, कैश में। जहां अकाउंट में गया आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में 2 चीज आप कभी नहीं छुपा सकते, वैसा पैसा जो बैंक के थ्रू घूम के आया है, और वैसा इंसान जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाया है, उसे दुनिया में कोई नहीं छुपा सकता है। पल पल ट्रेस होता है आपका ये एंड्रॉइड मोबाइल, पल पल एकदम यहाँ पे, आप इससे छुप ही नहीं सकते। जिस इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, भाड़ में गई ससुरे की प्राइवेसी, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय एक्सेस दे देते होंगे, ओके ओके ओके, अलाउ 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 अलाउ, कौन सी अलाउ मांगा है पता नहीं है तोरा, गैलरी में से फोटो निकाल लेगा वो अलाउ 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 करके। समझ में आ गया? प्राइवेसी इज मिथ लाइक डेमोक्रेसी। समझ में गया? एक मूवी में बोलता भी इस चीज को। तो 2 चीज याद रखिए, अगर पैसा कहां से आया है, बैंक के थ्रू, चाहे वो कैश या किसी भी थ्रू, या फिर आपका आदमी एंड्रॉइड चलाया किसी, इसलिए देखे होंगे बड़का बड़का जो ठेकेदार होता है, सब रोड कंस्ट्रक्शन करता होगा, सब है तो देखो छोटका मोबाइल वो रखता है सब, हेलो काय लिए ओमरा कोनो ससुरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो काला धन करता है, तू लोग के लिए कोई तुम लोग का ट्रेस करके क्या करेगा, है कि नहीं? अब मान के चलो आप लोग को कोई किडनैप करके क्या करेगा, घर वाला कहेगा मार दो। अरे नहीं समझा अब कौन चीज छोड़ाने जाएगा, कहेगा कि 10 लाख रुपया दो, तो कहेगा 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, कितना दिन से पढ़ाती नहीं, मार दो। आईफोन को तुम क्या समझते हो? आईफोन में क्या समझते हो? मेरे पास आईफोन 12 प्रो है करके, ऐसे इतना बड़ा है। अब वहां पे उसको हम खरीदे थे फरवरी के महीने में, और आज तक उसको कभी नहीं चलाए हैं। लोल है उस, कोई प्राइवेसी कुछ नहीं। प्राइवेसी हमेशा आपकी बेवकूफी से जाता है।
प्राइवेसी कभी भी किसी भी चीज में, गूगल की भी प्राइवेसी खराब नहीं होती है। आप पासवर्ड बनाएंगे आपको याद रहे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अरे लोल कहीं का, जब तुम जीमेल बनाता है तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ खुदे वहां पूछता है और तू वही डेट ऑफ बर्थ घुसेड़ दिया है पासवर्ड में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पासवर्ड ही सब कुछ नहीं होना। हमारा जो पासवर्ड आपको याद हो गया पता ही नहीं चलेगा आपको, उस समझिए कमजोर है। हमारा पासवर्ड हमको याद ही नहीं रहता है, उसको देख के भरना पड़ता है तो ना। पासवर्ड बनाएंगे बबुआ लोग, यहाँ पे डायरी में लिखना पड़ता है। उस पासवर्ड में आपको कुछ कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, जैसे कोई साइन, जैसे मान के चलिए ये वाला साइन, स्टार हो गया, हैश हो गया, कुछ नंबर डिजिट यूज करना पड़ेगा, एक स्मॉल तो कोई कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा, ये सब टाइप करते ना। डेट ऑफ बर्थ, चलिए ध्यान दीजिए, मोबाइलो नंबर कई को बना देता है। तो बताइए टोटल इनकम में से अगर हम टैक्स घटा दिए तो क्या हो गया? परियोजना। अगर हमने अपने इनकम से 1 करोड़ किसी व्यक्ति ने कमाया और इसमें माइनस टैक्स दे दिया, कितना परसेंट? 30%। कितना बचा? 70 लाख। ये इसका क्या हो गया? डिस्पोजेबल है। इस इनकम पे कोई छापा मार सकता है? कोई रोक सकता है? कुछ भी करे इस पैसे को कोई बोलने वाला है? वो अपन चोटी में बांध के घूमेगा 70 लाख, ये देख ऐसे, कोई बोलेगा नहीं। अगर 1 करोड़ लेके घूम रहा है विदाउट टैक्स, इनकम टैक्स वाला पैसा चोटी दोनों काट लेगा। चले हमारा टैक्स नहीं दिया रे तुम, यहाँ पे आगे बढ़ जाए। सर आप फरवरी में ही क्यों लिए थे? फरवरी में उस समय क्लास खुला था, उसके बाद मार्च से फिर लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तुम लोग को पता है, तू फरवरी का है पूछ रहा है। आगे बढ़े। परियोजना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसमें लिखा है कि नहीं? एग्जाम्पल भी लिखा होगा। छोड़िए परियोजना, एग्जाम्पल का। इसके बाद होता है रियल इनकम, वास्तविक आय। वास्तविक आय। अब इस परियोजना आय में से देखिए 1 करोड़ रुपया जिस व्यक्ति ने कमाया, कितना कमाया? 1 करोड़। ये इसका क्या हो गया? मौद्रिक आय। परियोजना आय कितना हुआ? 70 लाख। अब मान के चलिए इसमें वो कर्जा लिया होगा। क्या लिया होगा? कर्जा लिया होगा, या किसी को बिल पेमेंट करना होगा, सामान खरीदा होगा, कुछ भी चीज होगा, देयता होगी, लाइबिलिटी होगी, अदायगी होगी, देना होगा उसको। मान के चलिए उसने 5 लाख रुपए किसी को क्या था? पैसा देना था, सैलरी के रूप में किसी को देना हो। जैसे मान के चलिए कोई 1 करोड़ कोई कमा रहा है तो क्या खेती थोड़े कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो सैलरी देगा स्टाफ को, बिजली बिल देगा, डिप्रिसिएशन देगा, गाड़ी घोड़ा कुछ बिगड़ा होगा। जैसे हम लोग के कोचिंग में हर हफ्ते डिप्रिसिएशन लगेगा। आप लोग कोई ना कोई बेंच टूटे रहते हैं, कोई पंखा बिगड़ा रहता है, कभी कोई वायर केबल बिगड़ा है, तो डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। मूल्यह्रास उसे कहते हैं जिसको आपने एक बार लगा दिया, दोबारा उसमें मेंटेनेंस लगना है, तो उसे क्या कहेंगे? मूल्यह्रास। उसमें हमेशा डिप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ, हमेशा इतना बड़ा कोचिंग कुछ ना कुछ बिगड़ने रहता है। तो वो सारी चीजों को जब घटा देते हैं, तो मान के चलिए 5 लाख रुपया उसको घटा दिए, तो इस 75 में से 5 घटाएंगे 65, वही उसका क्या हो जाएगा? वास्तविक आय। क्या हो जाएगा? वास्तविक आय। वास्तविक आय। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बिना देखे बनाएंगे। लिखा हुआ है उसमें कि नीतीश ने अनुराधा से 4000 रुपए क्या लिए थे? कर्जा लिया था। यदि नीतीश की आय 1 लाख है और नीतीश पर 30 लाख रुपए टैक्स है, तो इसका सभी आय की गणना कीजिए। टैक्स कितना परसेंट है? तो इसके सभी आयों की गणना करना है। तो बताइए इसकी मौद्रिक आय। बताइए इनकम कितना है? तो मौद्रिक आय 1 लाख, परियोज्य आय 70,000, क्योंकि 30% क्या लगा है? टैक्स। कर्जा कितना लिया है? 4000, तो 66,000 क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक आय 66,000। आय समझ में आ गया? आय पर कौन सा टैक्स देना होता है? इनकम टैक्स। आय पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? इनकम टैक्स। आगे बढ़े। अब बताइए भाई, इनकम टैक्स, रिक्शा वाला भी आय कमाता है कि नहीं? ओकरों पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। लेकिन सरकार कहती है कि देखो भाई, एक कम कमाने वाले को मत लीजिए, एक लिमिट रखिए कि इतना तुम अगर सालाना कमाओगे तो तुमसे नहीं लेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इससे ज्यादा कमाओगे तभी हम तुमसे क्या लेंगे? इनकम टैक्स लेंगे।
तो अभी के वक्त में 5 लाख रुपया पर इनकम टैक्स नहीं लगता। समझ गए कि नहीं? अगर आप 5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। किसी कोई दिक्कत? आप लोग के घर वाले कभी टैक्स देते हैं? बहुत कम लोग के घर के इसमें लोग टैक्स देते होंगे। कितने लोग के घर के लोग टैक्स देते हैं? चलिए, आप लोग के सरकार, उसमें सरकारी नौकरी में होगा कोई ना कोई, इसीलिए देता है, बच नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ लड़की लोग में टैक्स देते हैं? क्या करते हैं पिताजी? हाँ, बीएसएफ में, तो उन लोग को तो छुपा ही नहीं सकते यहाँ पे, तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं छुपा पाते हैं। तो टैक्स देना जरूरी है, लेकिन 5 लाख से कम कमाएंगे तो आप टैक्स दे सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट को इसमें करना ये चाहिए कि अगर कोई पुरुष है तो वो अगर 5 लाख कमाता है तो उसके टैक्स नहीं दे। अगर कोई महिला है तो 7 लाख रुपए भी कमाए तो उससे भी टैक्स मत दीजिए। इससे महिलाओं को आगे आने में बढ़ोतरी बढ़ेगी। हर इंसान सोचेगा कि हमारा लड़का 5 लाख कमाएगा तो टैक्स लग जाएगा, लड़कियां 7 लाख कमाएगी तब वो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार को खाली महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। हाँ, उड़ के आएगी आगे, हाँ, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। हाँ, एक वित्त मंत्री भी महिला है, उनका ये ना बुझा रहा है कि बराबर आप लड़का लड़की को खड़ा किए तो कोई आए काहे आगे करेगा अपनी पत्नी को, बेटी को काहे आगे करेगा वहां पर? अब आप ही बताइए, अगर हमारे ऊपर कोई कह देता कि अगर हमारे ऊपर 30% इनकम टैक्स लगेगा, किसी भी व्यक्ति कितना ऊपर इनकम टैक्स है, लेकिन अगर महिला रहेगी तो 29% लगेगा। आपको ये कम लग रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान सालाना कितना कमाता है, 1 करोड़ मान लीजिए, सालाना 1 करोड़, तो एक आप टैक्स कितना है? मेल रहेगा तो, आप फीमेल रहेगी तो 29 लाख लगेगा कि नहीं लगेगा? तू अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे कर देगा? किसके नाम पे करेगा? वाइफ के नाम पर। तो बताइए, महिलाओं को इंटरप्रेन्योर में आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आगे, लेकिन ना, सब बराबर होना चाहिए। आप बताइए, लड़की लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब महिलाओं को भी हर हाल में भागीदारी होनी चाहिए। वो काम को ज्यादा जिम्मेदारी से करती और घाटे से बहुत ज्यादा डरती है। पुरुष ससुरा ढीठ होता है, घाटे ना लगते यहाँ पे। बहुत ढीठ होता है। आगे बढ़ जाते हैं। 35% रिजर्वेशन दिया तो है सर। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय आय समझ में आता है? जैसे हमारा अपना इनकम है वैसे राष्ट्र का अपना इनकम होता है। पूरे पब्लिक के इनकम को जोड़ देंगे तो किसका इनकम हो जाएगा? राष्ट्र। उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। अब उसमें एक शब्द जोड़ा है एनएनपी, वो आपको समझ में नहीं आएगा, अब वो आगे समझ में आएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं, एनएनपी आगे समझ में आएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, सीएसओ करती है, मुख्यालय कलकत्ता। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही इसके सारे चीजों की गणना करती है राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय एक बहुत बड़ा इनकम हो जाता है जो किसी काम का नहीं रह जाता है। जैसे किसी का भी राष्ट्रीय आय इतना लाख करोड़ समझे में नहीं आएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में प्राइवेट और सरकारी दोनों के कर्मचारियों की इनकम को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय से हम बहुत ज्यादा चीजों को नहीं पता कर सकते, इसलिए इसके जगह पर हम लोग पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करते हैं। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक इंसान कितना रुपया कमा रहा है, तो इसमें क्या होते हैं कि नेशनल इनकम जो हुआ पूरे देश में, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश का इनकम। सर बट मन बढ़ जाएगा सर इससे लड़कियों का, आगे बढ़े। नहीं मन बढ़ेगा बाबू। नेशनल इनकम में किसमें हो? नेशनल, किससे भाग दे दिए? जनसंख्या से भाग दे दिए, तो ये क्या हो जाता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपके घर में, ध्यान से समझिए, पिताजी कमाने वाले होंगे। अब आपके घर में, किसी के भी घर में अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपया किसी के पिताजी कमा रहे हैं ना, तो आज के वक्त में एक नॉर्मल जिंदगी वो जी लेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी वो क्या होगा? इंसान जीएगा। उस परिवार में सुखी परिवार हम दो हमारे दो के नियम पे चलता है, ठीक है। तो बताइए, उनकी किसी व्यक्ति की सालाना इनकम कितनी है? मंथली इनकम 20,000। मान के चलिए वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, साल भर में कितना कमाएगा? 12 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 2,40,000 रुपया, इतना सालाना कमाएगा। ये उसके परिवार का नेशनल कह दीजिए, उसके परिवार का कुल इनकम। परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। कितने लोग हैं?
4 लोग हैं उसके, भाग दीजिए, 6 चौके 24, कितना आ जा 60,000 रुपया। एक लड़का को साल, एक आदमी को साल भर में कितना मिला 60,000, कितना मिला? अगर इसको मंथली से भाग देना है तो 12 से भाग दीजिए, यानी 5,000 रुपया महीना एक व्यक्ति को पड़ा, एक व्यक्ति को पड़ा। तो सोचिए उसका जीवन स्तर कितना नीचे जाएगा, एक व्यक्ति का जीवन स्तर कितना नीचे चला जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कितना है उसका 5,000, महीना प्रति व्यक्ति, सालाना 60। तो आप महीना और सालाना में भी उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी देश का अगर आपको विकास देखना है तो नेशनल इनकम मत देखिए, ये क्या दिखेगा बहुत बड़ा, आप वहां के क्या देखिए प्रति व्यक्ति आय को। अब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होना चाहिए कम, प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा होना चाहिए। ये 2 ही शर्त पे ज्यादा हो सकता है, या तो आपका राष्ट्रीय आय ज्यादा हो या तो आपका जनसंख्या कम हो। यूरोप के जितने देश हैं उनका नेशनल इनकम ज्यादा नहीं है, बट उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि वहां पर हर इंसान को एक खुशहाल जिंदगी मिली हुई है। और हमारे यहाँ जनसंख्या नाम की तो कोई चीजें नहीं, गांव में इसको बातें करने को कोई तैयार नहीं। गांव के आदमी में अभी 4 गो लड़का कॉमन होता है। तो बताइए बाबा, किसी भी अर्थव्यवस्था को दर्शाने का सबसे अच्छा साधन प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की जनसंख्या कम होगी उसका पीसीआई क्या होगा ज्यादा, पीसीआई ज्यादा होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 1.25 लाख है। क्या है 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1,12,000, 1.25 लाख महीना का, किसका सालाना, महीना निकालेंगे तो 12 से भाग दे दीजिए, लगभग 10,000, कितना आ जाता है 10,000। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय जो होता है लगभग 10,000 रुपया आता है। ये बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है कम है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में गरीबी और अमीरी का गैप क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो देश अर्थव्यवस्था को अच्छे से दर्शाने के लिए हमें नेशनल इनकम दिखाना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना, उसमें 3 विधियां हैं। कितनी विधियां? पहला विधि होता है उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। दूसरा होता है आपका आय विधि, तीसरा होता है उपभोग विधि। ये पहला दूसरा बड़ा सिंपल होता है। इसमें हम लोग जितना देश में क्या होता है उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, उसे क्या कर लेंगे, काउंट कर। इसमें हम लोग सबका क्या काउंट कर लेते हैं, इनकम काउंट कर लेते हैं। दोनों बात बराबर ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्पाद और इनकम। आगे बढ़े, इसमें हम लोग किसे काउंट करते हैं, उत्पादन को। इसमें क्या काउंट करते हैं, इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, खर्च को काउंट करते हैं। किसे, खर्च को, और प्लस बचत को काउंट करते हैं। आप बताइए पूरे देश में कितने चीजों का उत्पादन हुआ बाबू, वो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, एक देश में कितने चीजों का इनकम उत्पादन हुआ हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हर फैक्ट्री के पास डाटा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए साइट, किसने कितना कुरकुरे बनाया, चिप्स बनाया, स्टील बनाया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, सब पे क्या होता है, आंकड़ा होता है। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है बाबू। गड़बड़ी ये होती है कि जो लोग एमसीए साइट पर नहीं है, जैसे कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। तो उस स्थिति में क्या हम लोग सही आंकड़ा कर सकते हैं गणना? तब उस स्थिति में हमें क्या जानना चाहिए, आय विधि, कि कंपनी ने कितना अकाउंट में जमा किया और ठेला रिक्शा वाले ने कितना किया, ये सबका जोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन आप बताइए कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला इनकम टैक्स भरने जाता है? भरने नहीं जाता है तो बताने भी नहीं जाता। अरे भैया तुम 5 लाख रुपए तक तुमको टैक्स है नहीं है, तो कम से कम जाके बता दो ना कि हम सालाना 2 लाख रुपया कमाए हैं। बस नेट पे फॉर्म भरने का जितना पैसा लेगा, 30, 40, 100, 200 जितना लेगा, लेकिन लोग नहीं जाते और सरकार भी उन लोग पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो हम लोग का जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है क्या 100% करेक्ट है? तो केवल ये समस्या हमारे पास तो है नहीं, ये समस्या पूरी दुनिया में है, तो इसे कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन ले लो भैया, ये समस्या क्या है, सब में है। तो हम लोग में 2 तरह से राष्ट्रीय आय की गणना होती है, किसमें, उत्पाद और दूसरा आय। अमेरिका वगैरह में किस पे गणना होती है, उपभोग में, कितना लोगों ने क्या किया, खर्च, और कितना क्या है, बजट। ये भारत में पॉसिबल है? कभी पॉसिबल ही नहीं है।
तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से? 2, उत्पाद और आय। ज्यादातर हम लोग किस पे करते हैं? उत्पादन करते हैं। किस विधि पर? उत्पादन। उत्पादन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स। हाँ, प्रोडक्ट। उत्पाद को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद। हम लोग किस विधि से करते हैं? उत्पाद। तो हम लोग कभी भी अगर देश की राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो इसी चीज को नहीं गणना करेंगे, देश में कितने चीजों का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। देश में कितने चीजों का उत्पादन हुआ, तो इसके लिए लाते हैं हम लोग ग्रॉस, मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होता है देश में, अब प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पादन। सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब क्या होता है? टोटल। सकल मतलब टोटल, घरेलू मतलब देश, उत्पादन प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या होता है भैया ये जीडीपी? किसी भी देश में, मटेरियल मत देखो, नहीं समझ में आएगा। अमेरिका डेवलप कंट्री है, वहां पॉसिबल भी हो जाएगा। यहाँ पर जीडीपी अच्छा से समझिए वरना गड़बड़ा जाएगा आपसे। बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछता है जीडीपी के बारे में। देखिए, किसी भी देश के अंदर उस देश के लोगों द्वारा, किसी भी देश के अंदर, उस देश के लोगों से मतलब नहीं, किसी भी देश के अंदर कितनी चीजें बन रही, कितनी चीजें बन रही, इसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब इनमें 2 चीजें आ सकती हैं, दृश्य आ सकता है, अदृश्य आ सकता है। क्या हमारा इनकम जीडीपी में जाएगा? हाँ, दिमाग लगाइए, हम देश के अंदर है या नहीं है? दृश्य बनाते हैं कि अदृश्य? तो चला ही जाएगा इसमें। तो देश के अंदर दृश्य तथा अदृश्य दोनों को क्या कर देंगे? काउंट कर, तो वही क्या हो जाता है? जीडीपी। क्या हो जाता है? जीडीपी। इसमें जीडीपी दिया है कि नहीं ये? हाँ, चलिए दिया है। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये इधर देखिए बाबू, उसमें नहीं समझ में आएगा मटेरियल में जब तक इसमें नहीं ये कोई देश है, ठीक है? यहां इंडिया मान लीजिए, यहां पर यहाँ टाटा कंपनी ने सपोज कीजिए कि 500 करोड़ का इनकम किया, प्रोडक्शन किया, और मान के चलिए एलजी कंपनी, कोरियाई कंपनी है, 200 करोड़ का क्या किया? प्रोडक्शन किया। इस कंडीशन में हम जीडीपी में टाटा वाले को शामिल करेंगे कि एलजी वाले को? हाँ, दोनों को शामिल करते हैं। जीडीपी में किसे शामिल करते हैं? दोनों। तो बताइए जीडीपी कितनी हो जाएगी? जीडीपी दोनों को करेंगे तो 700। जीडीपी कितनी हो गई सर? तो जीडीपी के लिए 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। किसी देश के सीमा में, किसी देश के सीमा में उत्पादित सभी वस्तु मतलब दृश्य, सेवा मतलब अदृश्य, सभी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, कौन सा मूल्य? अंतिम मूल्य, फाइनल प्रोडक्शन जो जोड़ते हैं वही क्या होता है? जीडीपी का। जीडीपी में विदेशी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? घरेलू लोग। जीडीपी में हम अंतिम मूल्य क्यों शामिल करते हैं? ध्यान से समझिएगा। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये कपड़ा खरीदे हैं, इस पर कुछ ना कुछ अंकित मूल्य होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कई ठो बीच में भी मूल्य जुड़े हैं। इसमें बटन लगा है तो बटन का प्राइस अलग होता हो, धागा लगा है उसकी प्राइस अलग होगी, कटिंग का काम अलग होगा। तो ये बताइए, इसका हम लोग फाइनल कॉस्ट जोड़े हैं कि बीच वाला? तो फाइनल कॉस्ट कहीं भी जोड़ा जाता है। इसमें नया चीज क्या चीज है? आप होटल में जाते हैं रोटी खरीदने तो 4 रुपया का कितना का एक रोटी देता है? 5 रुपया कर दिया जी, मान के चलो 5 रुपया का एक रोटी। वाह रे भाई वाह, 5 रुपया एक रोटी कर दिया ये। चलिए ध्यान से, 5 रुपया का एक रोटी है तो उसमें दुकानदार क्या कहता है कि इसमें आटा मिला है, पिसाई 2 रुपया लगा है, सनाई 1 रुपया लगा है, 2 रुपया का पानी मिला है, कोयला जलाए थे, तावा रखे हैं। फाइनल बोलता है कि देख भैया इसका फाइनल प्राइस कितना है? आप बताइए, जीडीपी में हम लोग बीच वाला प्राइस शामिल करेंगे फाइनल? हालांकि ये बात तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी पैसा देता है किस चीज का? फाइन। आप बिस्किट खरीदने जाते हैं 5 रुपया, तो उसमें क्या कहता है? इसमें आटा लगा है 1 रुपये का, 2 रुपया का चीनी, 1 रुपया पैक कराई। अरे बाढ़ में जा, सोचा तोरा कितना ला, फाइनल बताओ कितना देंगे हम? यही होता है कि नहीं? तो जीडीपी में हम कौन से रुपए को शामिल करते? आगे बढ़े, आप बताइए जीडीपी किसे कहेंगे? किसी देश की सीमा में, किसी देश की सीमा में।
1 साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा का कौन सा मूल्य, प्रारंभिक या अंतिम? अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। क्या प्रारंभिक मूल्य जीडीपी कहलाएगा? हाँ, क्या 2 साल का इनकम 1 साल के जीडीपी में आएगा? 1990 में कोई चीज बना तो वो किस साल के जीडीपी में जाएगा? यहां एक समस्या हो गया भयानक। मान के चलिए कोई चीज 2021 में बना और 2022 में जाके बिका, ले आप बताओ भैया जीडीपी के कौन साल के जीडीपी में जाएगा? कोई चीज 2021 में बनी, ध्यान से समझिएगा, अब बिकी 2022 में, किस साल की जीडीपी में? हाँ, लाइव वाले बताएंगे आप लोग। कितने लोग हाथ उठाइए जो 21 कहता है? कितने लोग कहता है 2022? लाइव वालों का कहना है आधा का 21, आधा का 22, ये जुड़ेगा 21 में। रीजन समझिए, जीडीपी इज अ प्रोडक्शन नॉट सेल। वो प्रोडक्शन को बताता है, सेल को नहीं बताता है। किसे बताता है? प्रोडक्शन। हो तो सकता है कि बिकवे ना करे, ये भी तो हो सकता है कि बिकवे ना करे, मॉडलें बंद हो जाए। पहले मंजन आता था ब्रश करने के लिए, सफेद रंग का ऐसे होता था, ऐसे से छिड़किए, ऐसे ऐसे। डाबर लाल तो अभी आता है, एक सफेद कोलगेट का ऐसे आता है, वो सही रहता था, उससे आदमी अच्छा से ब्रश करता था कोना कोना में। हाई तो एक पेस्ट आ गया, ऐसे करिए थूकिए, पूरा पेस्टे चल जाता है, फिर वो में से उठा के करिए ऐसे। वही वाला सही रहता था पहले वाला। लेकिन आजकल आदमी क्या हो गया? कोढ़िया हो गया। हम तो डरे थूकते नहीं है कि मेन के मत चल जाए, उसको खोजते रहते हैं कहीं बचल नहीं ना रे तुम। तो पहले रगड़ लेते चारों ओर, देखते अब नहीं बचल है, नहीं तो गलती से फेंका जाता है, मेन के चल जाता है, तो खाली आदमी भांजता है लेके ले ऐसे जा कटर कटर। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पुराना हो जाए, बिकवे ना करे। तो जीडीपी में इससे बहस नहीं है कि बिका कि नहीं बिका, समझ में गया कि प्रोडक्शन कब बना था? उस वर्ष के जीडीपी में। तो बताइए जीडीपी में विदेशी चीज को शामिल करते हैं कि नहीं? होंडाई कंपनी कोरिया की, समझ में गया कि नहीं? क्या होंडा जापान की, वो भारत में होंडाई भी गाड़ी बनाती है, होंडा भी बनाती है, वो क्या भारत की जीडीपी में आएंगे? टाटा कंपनी भारत की जीडीपी में आएगा? लेकिन अगर टाटा कंपनी का एक कारखाना बांग्लादेश में भी है, क्या वो जीडीपी में आएगा? उस कहां के जीडीपी में चल जाएगा? बांग्लादेश के। हाँ, बांग्लादेश के। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जीडीपी में 2 चीजें ध्यान रखेंगे, आपके देश में होना चाहिए, अब विदेशी प्लस राष्ट्रीय भारतीय दोनों होना चाहिए। किसी चीज का जीडीपी निकाल लेंगे, लेकिन ये बताइए ये जीडीपी आपके देश के काम में आएगा? पूरा का पूरा जीडीपी आपके देश के काम में आएगा? हाँ, है एलजी वाला आपके काम में आएगा? तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, ये आपके घरे उत्पादन हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपके घरे काम में आ जाए, ये आपके नेशनल काम का नहीं है। तो दूसरा चीज होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अंग्रेजी में जीएनपी। बताइए देश के काम में ज्यादा कौन आता है? जीएनपी। हाँ, जीएनपी। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं। मान के चलिए कोई देश है, इसमें टाटा ने कमाया 500, एलजी ने कमाया 200, और एक सुरेश नाम का आदमी था। कौन था? सुरेश। ये विदेश में कमाया 150। बताइए यहां जीडीपी कितनी हुई? सुरेश आएगा? कितना हो गया यहाँ पे? 700। इसमें सुरेश को शामिल किए, लेकिन अब हमको केवल और केवल अपने राष्ट्र को शामिल करना है। वैसा पैसा जो कभी ना कभी हमारे राष्ट्र में आएगा, वो किस में जाएगा? जीएन। एलजी वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा, एलजी विदेशी कंपनी है, आएगा बोलता है सब। टाटा वाला आएगा? टाटा वाला आएगा, टाटा वाला आएगा। सुरेश वाला आएगा? सुरेश वाला आएगा।
आई एलजी वाला आएगा? नहीं आएगा। एलजी वाला नहीं आएगा। तो बताइए हमारा जीएनपी कितना हो गया? 650, 650। ये बताइए जीडीपी कितना था? 700। और जीएनपी कितना हो? जब कभी भी जीडीपी से कम अगर जीएनपी हो जाए, समझिए कि विदेशी आपके यहां से कमा के जा रहा है, आप विदेश में कम कमा रहे हैं। समझ में आएगी नहीं गया? समझ में आ रहा है? अब हम इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? कुछ दिक्कत नहीं है। एडम स्मिथवा फॉर्मूला बनाया था क्या सोच के? वही हम भी सोचते हैं। देखिए ध्यान से कैसे। हमको लिखना है यहां जीडीपी। जीडीपी में तो सब आ जाएगा। अब जीडीपी में माइनस कर दे, इसका जोड़ दे उसका, फॉर्मूला बन गया। तो जीडीपी सुरेश एक्स मान ले, एलजी को वाई मान ले, बन गया जीएनपी का फॉर्मूला। नहीं बन गया? बस जीडीपी में हमें किसको जोड़ना है? विदेशी वाले को। और घटाना कितना है? जो यहां पे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। नहीं बन गया? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए इस फॉर्मूला से भी कितना आएगा? 650। जोड़ के देखिए जीडीपी पहले कितनी थी? जीडीपी कितनी थी? 700। तो जीडीपी 700। सुरेश कितना कमाया? एलजी कितना कमाया? देखिए कितना हो गया? ये हो गया 850 में से 200 घटाएंगे 650। पहले भी उतना ही, अभी भी इतना ही। फॉर्मूला नहीं बन सकते। कभी भी फॉर्मूला मत बनाइएगा, यादें नहीं होता है, समझ के बनाइएगा। जीडीपी में हम उस सब चीजों को शामिल करते हैं जो हमारे देश में बना है, बट हमारे देश का नहीं है। हम जीएनपी में उसी को शामिल करते हैं, सोचा कहीं बनल है, हमारे देश के काम में कौन आएगा? तो इसके लिए जो विदेश में लोग कमाए हैं उसको जोड़ दीजिए, और जो हमारे यहां से कमाया है वो। हाँ, अब यहां ध्यान से समझिएगा। एक अर्थव्यवस्था होती है जिसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। उसका आदमी बाहर से व्यापार नहीं कर सकता है, बाहर का आदमी वहां व्यापार नहीं करता। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? बंद। तो एक्स और वाई वहां पे क्या हो जाएंगे? 0 0। एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? 0। तो उस स्थिति में वहां जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी। किसके बराबर हो जाएगा? जीएनपी बराबर हो गया किसके? जीडीपी। ये बताइए बाबू, ऐसी कंडीशन बंद अर्थव्यवस्था क्या अच्छा चीज है? उत्तरी कोरिया कैसी अर्थव्यवस्था है? हाँ, बंद अर्थव्यवस्था। जीडी उत्तरी कोरिया बंद बंद। एक बार भारत का जीडीपी जीएनपी बराबर हो गया था, इसलिए नहीं कि भारत बंद अर्थव्यवस्था था। ध्यान से समझिए, अगर सुरेशो जाके 200 कमा ले, सुरेशो जाके कितना कमा ले? 200। तो बताइए भारत का जीएडीपी जीएनपी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स मतलब सुरेश, वाई माने एलजी। तो जीडीपी जीएनपी को अगर बराबर ही करना है तो एक्स और वाई को मिलके बराबर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप क्या करिए, बंद अर्थव्यवस्था हो जाए, कहिए देखो जीडीपी जीएनपी के बराबर है। समझा गया? जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाता है तो अच्छा माना जाता है। अच्छा तो तब है ससुरा जब जीएनपी ही ज्यादा हो जाए। सुरेश जाके 500 कमा ले, एलजिया को कमाने ही मत दीजिए। चाइना यही करता है, पूरी दुनिया में घूम घूम अपना सामान बेचता है। वहां ना फेसबुक चलेगा, वी चैट चलेगा, व्हाट्सएप की जगह वी चैट, यूट्यूब की जगह कुछ और चलेगा, गूगल की जगह कुछ और चलेगा। वहां दूसरा चीज नहीं चलता, दूसरे को वहां वो घुसना ही नहीं देता है। और वहां के लोग भी बहुत नेशनलिस्ट है, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर नेशनलिज्म के एक रीजन है। जिसने भी आया है वो देश को समेटा है, देश को क्या किया है? समेटा है, और राष्ट्रीयता की भावना को रखा है। हमारे देश में जिसने भी आया है देश को लड़ाया है। हमको देखा है कि हम अगर छोटे जात के हैं तो वो ऊंचे जात को गाली दिया है ताकि छोटे जात वाले उसको वोट दे और जीत जाए चुनाव में। बड़े जात का है तो छोटे जात वाले को मारा कूचा है ताकि बड़े जात वाले हमको वोट दे, हम चुनाव में जीत जाए। जब बड़ा जात छोटा जात नहीं चला तो हिंदू मुस्लिम को लड़ो और हम जीत जाए। तो हमारे यहाँ लड़ने की शुरू से ही आदत है, ये कोई नया नहीं है। तो कभी ऐसे माहौल में राष्ट्रीयता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी हम लोग में। समझ आएगी नहीं गया? लेकिन एक अगर जिस दिन एक होकर सोचेंगे उस दिन ये राष्ट्रीयता आएगी। लेकिन ससुरे सब हम लोग को एक होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग कम से कम इस सब चीजों से हट के रहिए। धर्म तरम कुछ नहीं, सबसे अच्छा अर्ध नास्तिक।
समझ में आ गया कि नहीं? नास्तिक बहुत खराब चीज होता है, धार्मिक ओकरों से खतरनाक होता है। इस दुनिया को नास्तिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दुनिया को प्रॉब्लम धार्मिक लोगों से है। और कहते हैं कि हम धर्म बचाने के लिए है। नहीं, इस देश में अगर 100% लोग नास्तिक हो जाएं, बड़ी तेज विकास हो जाएगा, लेकिन फिर वो भी गड़बड़ बात है, बहुत दिक्कत है हमारे देश में। अर्ध नास्तिक ठीक रहता है। अब आपको जो बनना है बनिए, हम तो बता रहे हैं खुद के बारे में। हम क्या चीज है? अर्ध नास्तिक। धार्मिक 100% ना धार्मिक ना 100% नास्तिक। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा कब होगा बताइए? जीडीपी बढ़ा कि जीएनपी बढ़ा? हम लोग का जीएनपी बड़ा नहीं हो पाता है, चाइना की जीएनपी बड़ा हो जाता है। चाइना किसी भी चीज को सस्ता में प्रोडक्शन करता है और वहां के लोगों में प्रोडक्टिविटी की आदत है। आपको विश्वास नहीं होगा, 3 को इंडियन मजदूर को मिलाइएगा और 1 को चाइनीज को मिलाइएगा, दोनों बराबर काम करेगा। जानते हैं चाइनीज मजदूर का टाइम शेड्यूल अलग है। उन सब का टाइम शुरू होता है सुबह 7 बजे से। आप चाइनीज मजदूर को रख के घर बनवाइएगा ना, तो सुबह 7 बजे से उनका काम चालू होगा और खाना नाश्ता करके आएंगे रूम से और खाना लेके आएंगे। 7 बजे से कंटिन्यू वो लोग 11 बजे तक काम करेंगे और 11 बजे के बाद सो जाएंगे। और उस 1 घंटा का रेस्ट नहीं करते, लंबा रेस्ट करेंगे। तो सोएंगे से उठेंगे से 2 बजे और 2 बजे उनको काम करना है, तो 2 बजे से पहले 1:30 बजे उठ जाएंगे। 3 घंटा 4 घंटा मस्त सोएंगे, फिर 2 बजे से कंटिन्यू काम करेंगे रात को 8 बजे तक। अगर वो वहां कोई मजदूर है तो वो फुल टू ध्यान किस पे दिया है? मजदूर पर। जिस तरह से मोदी जी देश पे ध्यान दिए ना, दिन रात अपने में बिजी रहते हैं। अरे यार तुम लोग हंसने लगता है यार, तो तुम लोग कोई विश्वास नहीं है। कोई बात, चलिए मोदी जी को छोड़िए, अंबानी को छोड़िए, मुकेश अंबानी दिन रात किसके बारे में सोचता है? रिलायंस। उस तरह मजदूर भी वहां पे सुबह 7 बजे उठेगा, 11 बजे तक रेस्ट वेस्ट करेगा, 12 बजे से लेके 8 बजे, 2 बजे से लेके 8 बजे जम के मेहनत करेगा। वहां इस सब में थोड़ी सी ज्यादा समझ। हम लोग के अंदर ऐसा चीज नहीं है। हमारे यहाँ मजदूर को जिस दिन 8 बजे आना है तो अबे करेगा 8:30 बजे, उसके बाद वो खैनी बनाएगा 9 बजे तक। ऐसे वैसे रेडी होते होते 9:30 कंफर्म बजा देगा। उसका 1 बजे लंच का टाइम है, 12:30 बजे से प्रोग्राम चालू कर देगा। 2 बजे लंच खत्म होता है तो 2:30 बजे आएगा, जाना 5 बजे, 4:30 बजे से रेडी हो जाएगा। ओवरऑल लेके 8 घंटा की जगह पे शुद्ध रूप से 6 घंटा भी काम नहीं करता है। हमारे यहाँ घर बन रहा था तो हम मजदूर लोग को सबको समझा दिए, देख भाई तुम काम करोगे, तुम कपड़ा रेडी होगा पहनने के लिए, हम उससे पहले तुम्हारे लिए पैसा रेडी कर देंगे। कहा ठीक है। हम जानते थे क्या करेगा सर, तो एक मजदूर को हम पहले बुला लेते थे, कहते थे देखो सबको 8 बजे आना है तो तुम 7 बजे आना, हम तुमको 1 घंटा पहले छोड़ भी देंगे। कहा कि हाँ ठीक बा मालिक एकदम। मजदूर सब कैसे, उससे क्या करते थे, पहले आता था तो उससे बालू चलवा लेते थे, पहले मसाला वसाला बनवा के रेडी रखते थे, कहते हैं इतना खैनी बना दे और चाय बना के रेडी। जैसे मजदूर आया 2:30 दे दिए चाय, दिए खैनी, चल जाओ बाबू मसाला रेडी है। आते चढ़ जाओ बाबू मसाला रेडी है एकदम, आते चढ़ गया वहां पर। एक जो मजदूर था उसका लंच भी 1 घंटा पहले, सब चीज उसका 1 घंटा पहले होता था। वो लंच करके रेडी है, इन लोग का 1 बजे लंच होना है ना, सबका खाना रेडी कर दिया, पानी उनी सब भर के रख दिया, एक्स्ट्रा सब रख दिया। चल बाबू उतर जो खाना है रेडी लेके रेडी। आप 2 बजे वो चढ़ा देता था एकदम। मतलब मजदूर सब जो था सुनना, मतलब कहा से कि बहुत गड़बड़ आदमी है। आप देखिए ध्यान से, हम मजदूरों का कोई गलत शोषण नहीं किए, जितना तुमको टाइमिंग है हमने उतना ही टाइमिंग कराया। तुम्हें 5 बजे पैसा मिलना चाहिए, उसको हम पहले से रेडी रखते थे कि लो ये तुम्हारा पैसा रेडी है, करना है तो करियो नहीं तो जाइयो। यहाँ पर तुम अगर अच्छा काम करोगे सम्मानित किए जाओगे, गलत काम करोगे दंड भी मिलेगा तुमको। यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में हम देश चौपट ना होने देंगे। आज भी देखते हैं लोग, बाकी लोग देखे लोग तो वहां पर सारे लोग ने इस शेड्यूल को अपनाना चालू कर दिया। वहां पे सब लोग खैनी उनी बना के रेडी रखते हैं, आते चढ़ा देते हैं। और जो मजदूर था ना, उस साइकिल से उतरने से पहले ही खैनी ठूक देता, ले। हम कहते रे भाई इतना भी तू टाइम मत कर दियो, भाग जाएगा सर। उसका बस चले तो कहता था सर आधे रास्ता में हम चाय पानी पिला के लाते हैं। तू तो हमरों से जाली मेरे। अप टू डेट रहता था। ये बताइए हमने क्या उस मजदूर का शोषण किया? जितना दिन काम किए हमारे यहाँ, जो कुछ घर में ठीक ठाक, देखिए सबके घर में हफ्ता में 2-4 दिन ठीक ठाक बनता है, हम लोग अपने पास से उसे खिलाए पिलाए। बीच में कभी एक आध त्योहार आ जाता था तो जैसे सबके त्योहार में सबके कपड़े बनते, उनका भी बनेगा, आप भी ले जाओ। लेकिन हाँ
जिस दिन तुम ये कहोगे कि 8 बजे के काम में 8:30 बजे आओगे, खैनी खा के 1 घंटा बर्बाद करोगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे यहाँ 10 दिन एक्स्ट्रा भी काम कर दोगे तो। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बेचारे घर बनवाते हैं मुश्किल से, बहुत बहुत पैसा लग जाता है इसमें। काहे? तुम हक का पैसा लो ना, तुमको ज्यादा चाहिए 500 की जगह 600 चाहिए तो रेट कहो कि हमारा 600 रेट है। नहीं सच तो नहीं, हम लेट से करें। चाइना में ये सब चीजें नहीं होती, इस वजह से उस ससुरा का जीएनपी क्या है, दम तक। लेकिन चाइना के साथ एक ही चीज खराबी है, पता है क्या? वहां के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। चाइना के लोग, थोड़ा वहां का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाता है, वहां चाइना के लोग इंग्लिश नहीं, इसलिए विदेश में जब कभी काम करने जाते हैं तो चाइनीजों को नहीं रखा जाता। पहली बात कि उन सबको इंग्लिश आता नहीं, कल्चर पूरा अलग है, खाना पूरा अलग है, बैल की तरह कहाँ करेगा समझे में नहीं आएगा। तो इंडिया के लोग हर आदमी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, चाहे कुछ भी रहेगा थोड़ा बहुत इंग्लिश जानेगा। वो कह क्या रहा है, कहेगा ईट तो समझ जाएगा, खाए को बोल रहा है। वो चाइनीज कुछ नहीं समझता है सर, ऐसे कहेंगे तो नहीं समझेगा सर, ऐसे ऐसे जा दुकान ऐसे ऐसे खाएगा सर चाइनीज। जीएनपी जीडीपी में अंदर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे काम का कौन है? जीएन। दिखाने के लिए कौन है? हाथी का बाहर वाला दांत जीडीपी, अंदर वाला दांत। हाँ, तो समझ में आ गया कि हाथी के बाहर के दांत अलग होते हैं, अंदर का दांत अलग होता है। समझ में आ गया? लेकिन एक बात है, अगर आपका जीडीपी गिरेगा ना तो जीएनपी भी गिरना फिक्स है। अतः आपको संभालना है तो आपको जीडीपी संभालना पड़ेगा, डायरेक्ट जीएनपी नहीं संभले। लेकिन इसमें भी एगो खराबी ससुरा, टाटा ने बनाया कितने का सामान? इस ससुरा इसमें से 500 के सामान में से 10 गो सामान खराब हो गया, 5 गो सामान बिकबे नहीं किया। टोटल डिप्लेसिएशन यानी घिसावट कितनी की हो गई? 15 की। तो ये बताइए, ये हमारा टोटल राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध रूप से इतना थोड़े बचा है। तो हम निकालेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या निकालेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा उत्पाद? शुद्ध राष्ट्रीय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट अंग्रेजी में एनएनपी। एनएनपी क्या निकलेगा? तो भैया सिंपल सा बात है, हम जीडीपी को देखें कि जीएनपी को देखें? जीएनपी। क्या देखें? जीएनपी को। तो हम लिख देते हैं जीएनपी माइनस जो टूट फूट हुआ है 15 रुपया, डी डिप्लेसिएशन, माइनस डी डिप्लेसिएशन। तो बताइए जीएनपी कितना निकाले थे? 650 माइनस 15, 635। 635 शुद्ध रूप से कितना बचा है? शुद्ध रूप से हम आपको बोले थे ना कि देखिए, जब राष्ट्रीय आय अभी पढ़ा रहे थे तो कहते कि अभी एनएनपी आएगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ये बताइए हमारा राष्ट्रीय आय कौन सा हुआ? जीडीपी, जीएनपी की एनएनपी? हमारा तो एनएनपी ना हुआ जी। फाइनल ये ना बचा, सोचा टूट फूट गया, मान के चलिए 10 गो बल्ब लाए, एगो फ्यूज निकल गया, तो कर पैसा मिलने वाला है, वो तो घाटा में जाता है। कंपनी का कहाँ जाता है? घाटा में, वापस हो जाता है कंपनी के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते हैं, आपकी गारंटी आप दुकानदार को दिए, दुकानदार कहाँ देता है? जहां से लाया है पहुंचाते पहुंचाते लास्ट में पहुंचा देता है, कहाँ? दुकान में पहुंचा देता है। सो वो भी किसी से खरीदा होगा ना, वो पीछे ढकेलते ढकेलते कहाँ ढकेल देता है? कंपनी के बाद ढकेल देता है। अब कंपनी उसमें से देखती है कि इसमें से अच्छा कौन चीज है। भाई बल्बवा खराब है तो शीशवा ठीक है होगा, पिछवा का उसका जो कुछ उसमें काम लाए के वो रख लेती है, बाकी चीज को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। आगे बढ़े, लाइव वाले लोग ध्यान से समझो। अब हम आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देते हैं। आपको निकालना है तीनों चीजें। क्या निकालनी है? जीडीपी, दूसरा निकालना है जीएनपी, तीसरा निकालना है एनएनपी। क्या निकालना है? एनएनपी। आपको निकालना, हम यहाँ आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। ये देश है, इसमें रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने, हम एग्जांपल देते हैं, 100 रुपया कमाया, टाटा ने 300 कमाया, रिलायंस ने, जियो लिख देते हैं रिलायंस के जगह, जियो ने भी मान के चले 100 रुपये कमाया, होंडा 300 कमाया,
सोहन ने 100, अब्दुल 150, हो गया। डिप्रिसिएशन यहाँ हो रहा है 50 रुपए का। डिप्रिसिएशन कितने का हो रहा है? 50 रुपए का। जीडीपी बताइए जल्दी, तीनों निकाल के बताइए फटाफट फटाफट तीनों। अंकिता कुमारी जल्दी निकालिए इसको। डी मतलब होता है मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, टूट फूट, रिजेक्ट सामान। जैसे दूध आया मान के चलिए 2 लीटर, 1 लीटर फट गया तो डी में कितना जाएगा? 1 लीटर। डिप्रिसिएशन मतलब जो वैसी चीज अब जो आपकी क्या हो चुकी है? खराब। जल्दी जल्दी निकालेंगे सब लोग। बस पहले जीडीपी बोलिए। लाइव वाले सब लोग का सही है। 800 रुपया जीडीपी, 800 रुपया जीडीपी। जीएनपी बोलिए। हाँ, जीएनपी जीएनपी 750। एनएनपी बोलिए। जब ये निकल गया तो बस इसमें टूट फूट घटे 700। क्या चीज हो गया? 700 निकल जाएगा। राष्ट्रीय आय में आप किसे रखेंगे? एनएन। राष्ट्रीय आय एनएनपी में रखेंगे। राष्ट्रीय आय में एनएन। राष्ट्रीय आय को इसमें कौन दर्शाता है? एनएन। देखिए दोबारा समझिए, देश के अंदर कोनो बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जीडीपी में। देश के अंदर कोई कंपनी बनाई, चाहे इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का, चाहे कहीं का भी है, वो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? जीडीपी। ये सब उठा के रख दीजिए जीडीपी। हो गया। लेकिन अगर जीडीपी में से क्या निकालना है? जीएनपी। तो देखिए इसमें हिंदुस्तानी कौन है उसको जोड़िए और जो विदेशी उसको भगाइए। ये ससुरा विदेशी था तो टोटल जीडीपी कितना आया था? 800। इसमें से हम भगा दिए 300 और इन दोनों को जोड़ दिए 250 जोड़ दिए। कितना हो गया? 7.5 हो गया। कितना हो गया? 7.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होंडा वाला माइनस क्यों होगा रे बंगलोर? जीडीपी में क्यों माइनस होगा? जीडीपी में माइनस नहीं होगा। अब जब जीएनपी निकल गया क्या कर दिए? बस उसमें से टूट फूट घटा दीजिए। किसका है? 700। एनएनपी कितना हो जाएगा? 700। जीएनपी जीडीपी एनएनपी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, आप ही से पूछते हैं हम यहाँ पे। जीएनपी जीडीपी एनएनपी साइज में सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा? एनएन। एकदम छांट के पहुंचता है सबसे नीचे, एकदम टूट फूट रिजेक्ट सामान सब घटा उठा के पहुंचेगा। तो संख्या फाइनल वही है, घटा ही ज्यादा बड़ा जी। उसके बाद एनएनपी। वेरी गुड। लाइव वाले सब लोग का आंसर सही है। एक क्वेश्चन दिया था, जीएनपी जो होता है इसमें से अगर हम एनएनपी को घटा दें तो क्या बचेगा? हाँ, मूल्य हरा यानी डी। मूल्य ह्रास यानी डी। देखो बहु, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जीएनपी का ऐसे ही रह देते हैं। जीएनपी को ऐसे रहने दिए माइनस। एनएनपी तो आपको पता है क्या होता है? जीएनपी में से किसे घटाया जाता है? डी को। तो एनएनपी की जगह हम क्या लिख दिए? जीएनपी में। ये माइनस इधर अगर खोलेंगे तो जीएनपी माइनस ये क्या आ जाएगा? जीएन माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। क्या बचेगा? डी। मूल्य ह्रास बचेगा। क्या बचेगा? मूल्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रीय आय किसे कौन दर्शाता है? हो गया? इजी तो है। मूल्य ह्रास का मतलब समझ में आया क्या?
टूट फूट घिसावट वगैरह ये सब चीजें किसमें आती हैं? एनएनपी। एक को इसमें कोई क्वेश्चन भी दिए हैं, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ, आगे बढ़ जाए। किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा रास्ता जीडीपी है या प्रति व्यक्ति आय? देखिए वो जीवन स्तर को बता रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय कम, जीवन स्तर कम। समझ आ गया कि नहीं? वो तो अलग चीज होता है, उसमें इनकम थोड़ी शामिल करते हैं, उसमें एजुकेशन भी शामिल करते हैं, वो अलग चीज हो गई। वो एक चैप्टर ही अलग हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें हम लोग खुशहाली को, कितने साल तक जिंदगी है हम लोग की, उसको अमूमन ये सबको स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी की भी प्रति व्यक्ति आय को सुधारना है तो क्या चालू करना? पर सुनिए ध्यान से, एक बात बताते हैं हम आपसे, देखते हैं कितना लोग समझदार है। किसी देश में कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है? लाइव वाले आप लोग, लड़की लोग बताइए। कोयला बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, जीवन जीडीपी बड़ी अच्छी घट रही है। लड़का लोग लड़की लोग घट रही। लाइव वाले, लाइव वाले का बढ़ रहा है, बढ़ लड़का कैसे बढ़ रहा? लड़की लोग बताओ कैसे घट रहा है? आप बताइए बबनी, आप बताई थी घटता है कैसे, क्या सोच के? कोयला का खर्च, कोयला ज्यादा कर रहा है तो मतलब जीडीपी कैसे घट रही है? वही तो आप ही ना बोली घट रहा है पीछे। देखो बबनी, जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। बिना कोयला का उत्पादन हो ही नहीं सकता। आप घर में गैस पे भले बना सकते हैं, लेकिन होटल में कोयला, फैक्ट्री में कोयला, बिजली बनेगा कोयला, उर्वरक बनेगा कोयला से। जितना भी बड़ा बड़ा डिमांड है उसमें बॉयलर आपको चलाना है। यानी अगर कोयला को डिमांड बढ़ाएंगे मतलब ससुरा में फैक्ट्री ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा है। आज देखिएगा ध्यान से, पूरी दुनिया में केवल उन्हीं जगहों पर कोयला का शॉर्टेज घटा था जहां पे फैक्ट्री चालू थी, भारत और चाइना। चाइना गुस्सियाया था इससे, ऑस्ट्रेलिया से, ना खरीद तो कोयला, मोदी जी कहे दे दे हमरा यहाँ पे। तो भारत में कोयला शॉर्टेज किसके वजह से दूर हुआ? ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्या कोयला, तो कोयले का डिमांड ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक समस्या, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई है, 26वां ना, तो 26वें होगा, 26वां है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ग्लासगो में। इसमें भारत को कहा गया है आप कोयले का उपयोग कम करें, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मोदी जी माथा पीट लिए, रे ससुर तू नहीं, खाली कोयले में थोड़े देखना है। कोयला अगर उत्पाद, कोयला का खपत कम कर देंगे, फैक्ट्रियां कहां से चलतो? फैक्ट्री कहां से चलेगा? नहीं चल पाएगा। गैस कितना महंगा है, तो चाइना कह रहा था ना, इनको कहिए कि कोयला कम करे, एकदम कहिए इनका कोयला कम करने के लिए। मोदी जी कहे चुप, कोयला कम करने के लिए 2070 तक हम कम करेंगे। और मोदी जी 2070 बोले हैं तो वो 2100 तो इजी ला देंगे, क्योंकि हम लोगों से भी बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं है कि नहीं? और मोदी जी को हम लोग से अच्छा कोई जानता है? अरे बाप रे बाप समझ आ गया कि नहीं आ गया? 2070 में मोदी जी कब बोले? 2070। ठीक किए कि नहीं किए? एक, क्योंकि चाइना को देखिए कितना छोटा, हम लोग को बकलोल समझा है, कह रहा है कि पर्यावरण को नुकसान होगा कोयला उत्पादन करेंगे तो। अरे उसको ये कोई बात है? तो अभी उस पर भारत सरकार ने भी बहुत बेहतरीन प्लान बनाया। अभी हम उसको रिसर्च, अभी उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे कि मोदी जी ने उसको कितना बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है। सांप छछुंदर को पकड़ लेता है तो ना खा पाता है ना छोड़ पाता है, उसको टेंशन रहता है, छोड़ेगा तो कहता है अंधा होगा, खाएगा तो मर जाएगा। अब सोचा ऐसा कौन हकीकत है कौन नहीं, बट ये कहावत है। अभी चाइना के में
चाइना को समझिए सांप, अब मोदी जी उसके गले में छछूंदर की तरफ फंस गए, सोचा ना छोड़ पा रहा है ना खा पा रहा है, पगला गया है सी जिनपिंग, और उस पर बैठल है इमरानवा। ई गया था किसमें, जी बैठक में, COP में 26 में, तो ये कुछ बोलिए नहीं रहा था, ये सब क्या है, उसको समझे में नहीं आ रहा था क्या है ये, अफगानिस्तान से रिलेटेड है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, कोयला कम करना है, कोई बात नहीं, ये कहता है कि ये करा बातें छोड़ दीजिए, बैल है ओकरा पते नहीं चला कि क्या हुआ वहां पर। तो बताइए कोयला का खपत ज्यादा हो जाना मतलब जीडी। अब हम आपसे कहते हैं आपको एक कारखाना लगाना है, तो GDP कैसे देश में लगाएंगे जहां की GDP बढ़ रही है या स्थिर है। हाँ देखिए स्थिर GDP में लगाएंगे मतलब वहां किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतने अभी है। लेकिन अगर GDP बढ़ रही है तो लगाइए, बढ़ रहा है तो मतलब भाई मजदूर भी ज्यादा अवेलेबल हैं, सब चीज अवेलेबल। तो GDP किसी देश के विकास को जांचना है तो GDP, व्यक्ति के विकास को जांचना है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रीज के विकास को, कंपनी के विकास को नापना है शेयर, हाँ कंपनी का वैल्यू शेयर, देश का वैल्यू GDP, आदमी का वैल्यू प्रति व्यक्ति आय, आदमी का वैल्यू प्रति व्यक्ति आय। आदमी में आप लोग भी आ जाइएगा, मतलब मानव, बेचारी इंतजार कर रही थी, अभी बोलेंगे सर महिलाओं का वैल्यू, महिलाओं की स्थिति जांचनी है तो मेकअप पे कितना खर्च हो रहा है, वास्तविकता ही है। अगर किसी जगह पे मेकअप पे ज्यादा खर्च हो रहा है मतलब महिलाओं की इनकम अच्छी है, महिला का इनकम खराब रहेगा, मान के चलिए किसी के पति का इनकम खराब है, पत्नी आके कहेगी मैं जाके छिलवाऊं इसको, ब्लीच बोलती है इसे छील देने को, तो दू झापड़ दे देगा, क्या ऐसे है कंपनी ज्यादा जाएगा ब्लीच करके चलाया, हम घरे कर ले हम ब्लीच कर देते हैं। कबो ब्लीच करने के लिए लड़की सब कभी नहीं देना चाहिए लड़कों को ब्लीच, ओकरा दिमाग में कभी भी शांति से नहीं रहता है, मान के चलो ये ब्लीच कर रहा है, दिमाग में क्या है ऑफिस में हमसे तुम झगड़ा किया था रे, बर्बाद कर देंगे तुमको हम यहाँ, अगर छील देगा तब पता चल जा CR बना दिया हम। इसलिए लड़कों पे कभी भी भरोसा नहीं। समझ में आ रहा है, GDP वगैरह सब समझ में आ गया। मेकअप देखिए लड़का सबको भी पता है सर, मेकअप वाले पे खर्च हम लोग बता सकते हैं, आगे बढ़ जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रय शक्ति सामर्थ्य PPP होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें दो चीज होता है PPP में, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और गवर्नमेंट जब मिल जाते हैं तो भी उसे PPP कहते हैं, बट यहाँ PPP दूसरा है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी मतलब क्रम नहीं कहते हैं, पैरिटी में सजाइए आपकी मतलब कि क्रम में सजाइए। अब ध्यान से समझिए बाबू, अगर हम आपसे कहें कि आपको मान के चलिए आपको अचानक 1 करोड़ रुपए मिला, एक सपोज कीजिए आप लोग, तो आप लोग की PPP ज्यादा रहेगी, लेकिन हमको 1 करोड़ मिला तो मेरी PPP कम हो जाएगी। क्यों? देखिए परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, P से परचेजिंग, P से पावर, पैरिटी मतलब क्रम। तो देखिए आप लोग को अगर PPP में मिलेगा 1 करोड़ तो आप लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी कम है। हमरा 1 करोड़ मिलेगा, सीधे 18 GST, 30 इनकम टैक्स, कर्मचारी, सर्वर, ये वो दुनिया भर का खर्चा। आप 1 करोड़ खर्चा करते करते आपको 6 महीना आ जाएंगे, साल भर लगा देंगे। हमारे 1 करोड़ सोच रहे 21 दिन में निपटा देंगे, 1 साल का ऑडिट भर के इनकम टैक्स भर देंगे, GST भर देंगे, बैंक की जितनी लाइबिलिटी भर देंगे, सर्वर कॉस्ट भर देंगे, सारे स्टाफ लोग को 1 साल का सैलरी दे देंगे, जा खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोचिंग का रेंट। आप बताइए अगर सेम पैसा आपके पास 1 करोड़ आए और सेम पैसा मेरे पास आ जाए तो PPP यानी परचेजिंग पावर किसके पास ज्यादा रहेगा? आप लोग के पास ज्यादा, मेरे पास कम। समझ में आ गई नहीं? तो भारत के पास जितना देश अगर कर्जा ज्यादा लिया है तो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वह आगे नहीं हो पाता है PPP मामले में। हम लोग चाइना से भले पीछे हैं लेकिन PPP के मामले में हम अमेरिका को टक्कर देते हैं। PPP के मामले में चाइना सबसे आगे है। PPP के मामले में सबसे आगे कौन है?
2 नंबर पर यूएसए, 2 नंबर पे यूएस, 3 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर इंडिया। यानी दुनिया में सामान खरीदने की सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? चाइना का। उसके बाद, और उसके बाद हम भले गरीब हैं, लेकिन जब दुनिया की नीलामी होगी तो सबसे पहला खरीदार चाइना, दूसरा, उसके बाद भारत। खरीदारी के मामले में हम आगे आएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर लायबिलिटी बहुत कम है। हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोंचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बनाए 20 लेन का, भयानक, एकदम एकदम जबरदस्त, और सीधे पहुंच जाएंगे यहां से दिल्ली 6 घंटा में, एकदम दंदना के 200 की स्पीड में चलिए, सड़क एकदम चौड़ा। पैसा है हमारे पास? नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि इस पे अगर सड़क बना देते हैं तो जितने भी वीआईपी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है, फ्लाइट से कोई जाना नहीं चाहता है। ससुरा इतना झमेला होता है, बेल्ट उतारो, जूता दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह नहीं खुलवाता है, नहीं पूरा जांच करा देता है। कितना खराब लगेगा सोचा, बेल्ट वोल्ट खोलोगा और फिर उन्हें से उतर के सामान रखिए, फिर बेल्ट पहनिए, सोचा तो नहीं, आप समझ जाएगा। सब चीज का आता है बकलोल। तुम लोग से ज्यादा खाली तू सर्वरे देखता है। परचेजिंग पावर में बाबू हमको खर्चे देखने होते हैं, खर्चा निकाल के कितना खरीद सकते हो। हमरे बराबर खर्चा है तोरा। हम बाद में खरीदने की बात हम करें, लाइबिलिटी हमको कितना देना पड़ेगा। सर्वर हम यूज कर चुके हैं, हम बिल पेमेंट करेंगे, तुम नया सामान खरीदेगा, तोरा 1 करोड़ देंगे, तू 1 करोड़ का नया सामान खरीदेगा। हमें 1 करोड़ देगा तो 50 लाख हम बिले पेमेंट कर देंगे। इतना पीछे से माथा पे अपना लोड रहता है, नहीं समझा? तो कौन सी का लोड होगा तुम्हें? खूब से खूब रिचार्ज कराएगा। चलो ध्यान दे दो, आगे बढ़ जाए, ध्यान दिए। चाइना की पीपीपी किसका ज्यादा है? हाँ, चाइना का। इंडिया कितने नंबर पे है? सड़क बिचुआ में बोल देता है क्वेश्चन, बकलो सबको समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो समझा रहे हैं उसको खत्म हो जाने दे, बैल बिचुए में बोल देता है। इसको लड़की वाले सीट पे बैठाएंगे। क्वेश्चन पूछो तो वो बीच में सोचो, हम क्या आधा टॉपिक समझा दिए तो बीच में हचाक से पूछ दिया बैल कहीं का। तो देखो सड़क बना, अब हमको पता है कि उस पर अमीर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, और अमीर लोग से हम क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। पैसे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कह देंगे इस पे जो गाड़ी लाएगा 1000 रुपया हमको क्या दो, टोल दो, कोई भी दे देगा। रीजन क्या है कि अच्छी सड़क पे गाड़ी का मेंटेनेंस कम आता है, फ्यूल बचता है, टाइम बचती है, गाड़ी पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है। जाम वाले में से लेके जाएंगे ये भिगना पहाड़ी से, जो गाड़ी एक बार एने से रगड़ाएगा, एगो एने से रगड़ाएगा, जो यहाँ पे एक बार गाड़ी सर्विसिंग में घुसी 30-40 हजार का खर्चा आ जाता है। तो कौन नहीं दे देगा ऐसा सड़क पे? तो हम देखते हैं कि एक सड़क पर अगर हम 1000 रुपया टोल लेते हैं और प्रतिदिन वहां से कम 20,000 गाड़ियां जाती हैं, तो आप सोचिए ना प्रतिदिन का इनकम कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिख के कितना जीरो बैठा देते हैं? कितना जीरो? 7। कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, प्रतिदिन कितना? 2 करोड़। प्रतिदिन इनकम कितना हो रहा है? 2 करोड़। सोच रहा इस सड़क तो एक नंबर है, 20,000 गाड़ी तो एक नंबर जाएगी, दिल्ली जिसको जाना होगा इसी सड़क से जाएगा। हमको इस दूसरा कहां से आएगा? क्योंकि एक दिन का है, किसका है? पर डे का। साल भर में गुड़ा कर लीजिए ना, इतना से 365 से गुड़ा करो तो 365 का दुना हम 700 मानते हैं। ध्यान से समझो, 365 का दुना हम कितना मान लेते हैं? 700। तो यहां हम लिख देते हैं 700, हाई जीरो तो फ्री में उतरेगा 7 गो। हाँ,
हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 7 अरब साल भर। एक साल में कितना अरब? 7 अरब। तो ससुर हम बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा न ले। विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, एक साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। कहा कि विश्व बैंक भी देगा, इतना जल्दी तो पैसा कोई डबले नहीं करता है। इस 7 अरब कर्जा ले रहा है, 10 अरब दे देगा, तो हम कितना लाएंगे? 7 अरब। अब इस बैंक को कहेंगे 10%, हम भले ऐसे बोल दिए, ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%, 7 अरब का 10% ससुरा 1 अरब नहीं होता, 70 करोड़ होगा। कितना होगा? 70 करोड़। मान के चलो 100 करोड़। हम विश्व बैंक से कितना लाएंगे? 7 अरब। लौटाएंगे कितना? 8 अरब। कितना अरब? 8 अरब। सड़क बनने में लगेगा 3 साल, सड़क बनने में 3 साल, तो हम उसको लौटाएंगे हर साल 1 अरब ब्याज जोड़ के। 7 अरब लाए थे, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब, देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी। पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाएं और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, वो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। ओके बाद ससुरा आधा सड़क टूट गया, आधा हाई टूट गया, हाई टूट गया, घोटाला लगा, ले जा चौपटिया। समझ आ रहा है? कर्जा लेना समझदारी है या नहीं है? बहुत बड़ा समझदारी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, पैसा है रे भाई, कर्जा ना है देना, तो जो हम पूरा सड़क बना देते, हम बैठ के पढ़ाना छोड़ के टोल वसूलेंगे। ले टोल ले आया। आप बताइए बिहार में कौन सी सड़क परियोजना है जो अपने पैसा से है? कोई नहीं। और सब 15-15 साल लेट है। सरकारी कर्मचारियों को इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, बोली सुनेगा नीतीश कुमार, वो बेचारा क्या गलती? वो तो मेहनत से वर्ल्ड बैंक में डेडिकेशन भेज के अपना वहां से पैसा लगाए। यहाँ पर पुल बंद के, एक और को पुल जिसको बन जाने थे 2012 में, अभी तक बनले नहीं है। एक वो NH-19 है, हाजीपुर छपरा फोन लेन। हम जा रहे थे तो दूरबीन लेके खोज रहे थे किधर है ये सड़क। भाई हाईवे गायब हो गया है। हम खोजते रह गए यार, नहीं मिला हमको। कहां से स्टार्ट है, कहां है, पता नहीं है। बाद में हम जांच किए तो 2012 से इस पे काम चालू है। अब ये बता भाई, अगर साल भर साल लेट होइएगा तो जो प्रॉफिट आप सोचे है ना, वो चौपट हो जाएगा। लेकिन यही उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई, 6 लेन का, ट्रक का अलगे रास्ता, जीप का अलगे, सबका अलग अलग रास्ता, और 2 साल में बना के कंप्लीट उद्घाटनों कर दी। और पे जहाज उतार के चेक कर ली कौन घोंचू आदमी सड़क से जाएगा, कौन नहीं जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। 1000 की जगह तुम 1200 लो, मस्त गाड़ी चलाओ, 1 नंबर, क्रूज कंट्रोल पे छोड़ दो। गाड़ी में एक बटन आता है क्रूज कंट्रोल, जितना स्पीड सेट कर देंगे ना वो अपने से उतना कर देंगे। जैसे मान के चलो हमने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया 100 की स्पीड में, गाड़ी को हम ब्रेक मारेंगे, छोड़ देंगे, हमको स्पीड बढ़ाना नहीं है, आराम से बस स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, धीरे 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 फिर कहां लेके चल जाएगा 100, फिर ब्रेक मारना है, बस ब्रेक मार देंगे, धीरे करेगा, फिर उठा के कहां ले जाएगा 100। हाईवे पे मस्त, कोई मेहनत ही नहीं है यार, एक वो हाथ रख लो स्टीयरिंग पे, बस सड़क एकदम सीधा सोचा 20 किलोमीटर तक सीधे दिख रहा है। गाड़ी को डाल दिए क्रूज कंट्रोल में। यहाँ बिहार में गाड़ी चला, क्लच दाब, ब्रेक मार, ससुरा ले आ ससुरा ले मार। स्वामी रामदेव पगलाए हैं योगा करने के लिए। आके बिहार में तुम 1 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, हर प्राणायाम इसी में हो जाएगा, सूर्य नमस्कार तो है ले ससुरा। सर इकोनॉमिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा है हम भी करोड़पति हैं। आप बताओ, अब समझ में आया? कर्जा लेना बेवकूफी, बहुत बड़ी समझदारी, बहुत बड़ी समझदारी। और भारत में एक भाई साहब थे, बहस कर रहे थे पेट्रोल के दाम पे, हमसे कह रहे खान साहब जानते हैं ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ये सब कांग्रेस की गलती है। हम कह के थोड़ा हमको भी समझाइए। कहे देखिए कांग्रेस ने कर्जा लिया था, उस सारा कर्जा मोदी जी भर रहे हैं, इसीलिए पेट्रोल महंगा हुआ है। वो देश के बारे में सोचते हैं। हम कहे एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री बने 2014 में, देश की याद आई 2021 में। देश के बारे में सोचना था तो 14 से सोचते। अभी अचानक क्या याद आया इनको कोरोना के बाद कि पेट्रोल बढ़ा दो, देश को सोचना जरूरी है।
कहे कि तो हमको भी नहीं पता है। वाह, नहीं पता है तो काय भाषण दे रहे हैं आप यहाँ पर। एक से एक लोग वकील बन के बैठे हैं सरकार का, तो जूता खाओगे सरकार से तुम लोग भी। यहाँ पे कभी वकालत मत कीजिएगा किसी का से। आप जिसको जानते हैं बस उतना ही बोलिए। कर्जा लेना बेवकूफी नहीं है। इकोनॉमी, कौन सी कंपनी कर्जा नहीं ली है, कौन सा देश कर्जा नहीं लिया? अमेरिका इतना कर्जा लिया, बेवकूफ। अभी बताओ, हम जो सड़क बनाते अपने पैसा से, सोचा घर द्वार बेचना पड़ता, किडनी उडनी बांधे रखना पड़ता, पता चला एगो लॉकडाउन हो गया तो किडनियों बेचा जाएगा। नहीं समझे? अब वर्ल्ड बैंक का पैसा एक दिन लेट, एक साल लेट हो जाएगा तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा, लाओ 1 अरब ले जाओ यहाँ पर। लेकिन हमारा प्लान तो सक्सेस हो जाएगा। नहीं समझे? एक नंबर यहाँ पर बुलेट जैसे ट्रेन, पटना से दिल्ली जाने में सोचा कोई ट्रेन को 12 घंटा से तो कम लगने वाला नहीं, 15 घंटा लगता है। एक अलगे रेलवे लाइन बिछा देते हैं जो यहाँ से स्टॉपेज देंगे उसका, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। 8 घंटा में कहां पहुंचेगी? दिल्ली। ये बताओ, पटना जंक्शन के बगल में एगो स्टेशन बनवाएंगे, कौन अलग से करोड़ों रुपया लगेंगे, हमारे पास है नहीं है, कहां से पैसा लेंगे? वर्ल्ड बैंक से। अब पटना जंक्शन पे अनाउंस करेगा, कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 दिन लेट है, प्लेटफॉर्म नंबर पे के 10 पे आएगी। कौन जाएगा? उसके बगल में अनाउंस करेगा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2 मिनट पहले आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी, 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। कौन आदमी जाएगा इस पे? सब किस पे जाएगा? उस पे। हमारे पास पैसा है नहीं है, कौन देगा पैसा? वर्ल्ड बैंक। जमीन खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक, पटरी के लिए वर्ल्ड बैंक। अगर 5 साल में हम प्रोडक्ट बना देते हैं तो अगले 5 साल में वर्ल्ड बैंक का पैसा चुका देंगे। उसके बाद बैठ के गिनेंगे नोट। नहीं समझ आया? वर्ल्ड बैंक पैसा लेना गलत बात है। अंबानी के पास जियो का पैसा कहां से आया? जब लोगों के पास 2G और 3G खरीदने का पैसा नहीं था, 60,000 करोड़ रुपया अंबानी ने ठूस दिया एक के बार 4G में। लोग पागल कहते थे कि आपको 4G का कोई आइडिया है? रिलायंस कंपनी जो थी अनिल अंबानी की, उसको आइडिया था टेलीकम्युनिकेशन का। मुकेश अंबानी को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसको पता था ब्लू ओशियन पॉलिसी, पहले पैसा झोंको, लोगों को आदत लगा दो, इतना ना पैसा झोंक दे कि बाकी के पास इतना पैसा ही ना बचे, और बाकी के लोग 4G में जब तक सोचे कि गांव गांव तक पहुंच गया कौन? जियो। और पहला बार ऐसा हुआ था कि लोग हमेशा ये होता है भैंस खरीद के लाते हैं फिर खूंटा ठोकते हैं। पहली बार था कि लोग खूंटा ठोक के भैंस खरीद रहे थे। मतलब सबके पास सिम था, मोबाइल 4G था ही नहीं। सब लोग क्या कर लिए? मोबाइल। अब इस सिम खरीद लिए, अब एक कोचने के लिए क्या खरीद रहे थे? मोबाइल। इनफैक्ट हम भी ये 2016 में केवल और केवल जियो के लिए ही खरीदे थे। जियो फ्री दिया था तो हम भी आज भी इसी से चलाते हैं। हैंडी है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे यही पैसा देना जरूरी है कि नहीं है? तो ये पैसे जो थे रिलायंस ने क्या कर दिया? ठूस दिया। कहां पे लगा दिया? 4G में। और गांव गांव तक क्या पहुंच गया? 4G। बाकी लोग के पास 4G रहा नहीं रहा। तो चलिए इसमें समझ में आ गया आप लोग को? परचेजिंग पावर में हम कितने स्थान पे? कितने स्थान पे? जीडीपी के मामले में हम 6ठे या 7वें पे आते हैं। कभी 6, कभी 7, 6 कभी 7। किसी को कोई दिक्कत है? सर आपके पास अंबानी इतना पैसा क्या यार? किससे सवाल पूछ रहे हो तुम? नहीं, हम भाई एक आप लोग 200 रुपया फीस देते हो ऑनलाइन वाले यहाँ पे। हमको जब हमको ऑफर आया था ना 107 करोड़ का, तो वो लोग हंस रहे थे कि आप 200 रुपया में पढ़ाते हैं सर, आप हमारे पास आइए, कितना देंगे? 107। हम कहे यार तुमने गलती कर दिया, आपने सब कुछ गणना किया लेकिन एक चीज भूल गए, आई एम बिहारी। अगर आप केवल पैसा पे खरीदने आएंगे तो आप वर्ल्ड बैंक दिवालिया हो जाएगा, ना खरीद पाएंगे आप। तो बहुत छोट आदमी है आप, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कम पड़ जाएगा। तो बिहारी में अकड़ बहुत होता है। 107 करोड़ में अकड़ खरीद लेगा तू ना? अकड़ नहीं जाएगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है, आदमी जहां तक में है। वर्ल्ड बैंक से कोई संस्था भी कर्जा ले सकती है, लेकिन वो उस तरह से जांच करेगा, समझा? हमरा नहीं देगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का सीधा कहना है कि हम उसी को कर्जा देंगे जिससे हम कर्जा निकलवा सके। तो देश को कर्जा देगा, निकलवाना आसान। बिहार सरकार को देगा, आसान। रिलायंस को दे देगा, आसान, क्योंकि रिलायंस के बाद भाग तुम, हम तोरा कंपनी रख लेंगे, भाग। टाटा से निकाल लेगा, हमरा भाग जाएंगे, ले जो पंखा कोचिंग में पड़ा ले जाओ, बेंच है ले जाओ यहाँ,
हाँ, वर्ल्ड बैंक माथा पीटेगा, सोचा कुछ रखबे नहीं किया यहाँ पर, लकड़ी का बेंच, पंखा, टीवी, स्क्रीन, सबसे ये कोई स्क्रीन उखाड़ के ले जाओ, वर्ल्ड बैंक में लगाइए भाई आईपीएल देखना। आगे बढ़े। ये कह रहा है कि सर आप 107 इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि आपका इससे भी बड़ा प्लान होगा। आगे बढ़े। जीडीपी सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूजा पाठ हो गया जी? हाँ चलिए अब ध्यान से आगे। सिक्योरिटी मनी क्या होता है? हाँ सिक्योरिटी चाहिए। पीपीपी समझ में आ गया? जीडीपी के मामले में हम 7, लेकिन खरीदने के मामले में हाँ तीसरा। आपको पता है 1991 की बात बताते हैं, पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे, दुनिया के सबसे लास्ट। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, केवल 15 दिन का। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते हैं, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसे नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। केवल कितने दिन का पैसा बचा था? 15 दिन का। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंप दी? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है, और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं, और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह, 15 दिन का पैसा था, कहां पे ला दिया? तीसरा, और ये दूसरा पे नहीं आ सकता 2050 तक। आपको नहीं पता है जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाइल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हमारे यहां मत पूछिए, यहां पर एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में। कहां से जाएगा हम लोग दूसरा से तीसरा जगह आगे बढ़। इसलिए देखिएगा, मोदी जी भी कांग्रेस को बहुत भला बुरा बोलते हैं, लेकिन पर्सनली वो मोदी जी को नहीं, इनको मनमोहन सिंह को नहीं बोलते, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग जानते हैं उनको जानते हैं। और इवन मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जाता। वो इंसान बहुत सीधे थे, राजनीति वगैरह नहीं जानते थे। और राजनीति में यदि छल कपट नहीं जानते हैं, जाइए काम से, खत्म हो जाएंगे। क्षेत्र समझ में आता है कि नहीं? क्षेत्र समझा दें हम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। अब आधा घंटा और